परम कृपालु ईश्वर के चरणों में वंदन। हम काका जी बोलते हैं भारत विविधता में एकता। अलग अलग बहुत सारी परिभाषा, पहरवेश, अपनी भाषाएं अलग है, पर फिर भी हम सब एक है। वो आज मैंने ये फिल्म और उसका लास्ट में जैसे गुजराती करने की कोशिश की, बहुत ही बढ़िया। मैं ये मानती हूँ कि शिवम ने मुझे बुलाया, वो मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली बात है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आने रे। आई थिंक मुझे उसका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे, ऐसा व्यक्तित्व काका जी आपका है। और ये जो काम हो रहा है, मैं सुबह से शिवम, मतलब जब इनविटेशन आया, थोड़ा बहुत जिनसे भी मेरी बात होती थी उनको पूछती थी, और जो जो चीज़ें मुझे जानने को मिलती थी शिवम के बारे में। आप जो शिविर करते हैं पूरे साल भर, अलग अलग सेगमेंट, युवा, महिला, बच्चे, शिक्षक, ये चारों ऐसे पहलू हैं जिनको अगर छू लिया जाए ना तो हमारा देश पूरा बदल सकता है। तो आपने इन चारों पहलुओं को आपने टच किया है। मैं क्या यहाँ से लेके जा रही हूँ, तो मैं ये लेके जा रही हूँ कि ऐसा शिवम हम वहाँ पे गुजरात में शुरू करेंगे। ये मेरा एक प्रकल्प और कटिबद्धता है। और मन में सोच रही थी कब से कि जिन परिवारों के साथ हम काम करते हैं, घुमंतू परिवारों, और उनके मसले भी बहुत अलग है। और मैं ये मानती हूँ कि हम सब जहाँ पे है और इस समुदायों को वहाँ पे लाने में शायद सालों और लगेंगे, पर अगर ऐसे युवा, ऐसी बहनें, बच्चे और जितने भी सम्मानीय और जिनकी सोच इस देश को बदलने की है, अगर वो सब साथ में आ जाए तो हमारे वो परिवार है वो झट से हमारे साथ में आ जाएंगे। तो मुझे ये शिवम का जो परिकल्पना या फिर ये प्रकल्प है वो बहुत बढ़िया लगता है। मैं ये जरिया को भी गुजरात में आगे लेके चलने की यहाँ से कटिबद्धता व्यक्त करती हूँ, और फिर से आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए, जो बाद में कहा जाता है, पर मैं बहुत गदगद और बहुत ही मतलब अंदर से एक इमोशनल वाला भाव अभी आ रहा है। मेरा काम जो फिल्म बताई उस हिसाब से 2005 में 22 साल की मेरी एज, और अहमदाबाद आई। मन में एक ठाना था कि मुझे यूपीएससी करके अपने पाँव पे खड़े रहना है। उस वक्त ये सेवा या फिर मैं किसी का भला करूं, शायद ये सब कुछ संकल्प या मन में नहीं था। पर माँ और पापा जो थे वो बड़े फार्मर, हमारे पशुपालन के साथ माँ जुड़ी हुई थी। बहुत कम पढ़े लिखे, 6 स्टैंडर्ड से ज़्यादा पापा नहीं पढ़े, माँ भी उतना नहीं पढ़ी थी, पर उनकी समझ जो थी वो बहुत बढ़िया थी। उनके मन में ये था कि मेरे बच्चे पढ़ने चाहिए। उनको हम देख रहे थे, इसलिए जब मैं छोटी थी उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया पढ़ने के लिए। आप बाहर जाओगे तो बहुत सारी तक मिलेगी आपको। और जैसे ही मैं बाहर गई अपने जो गांव था वहाँ से, तो एक चीज़ मन में आई कि अपने पाँव पे खड़े रहना है, कुछ भी हो जाए। मैं अपने आप को कभी उस हिसाब से या फिर उस ढांचे में ढाल ही नहीं पाई कि मेरी शादी होगी और मेरा हस्बैंड जो होगा वो कमाएगा और फिर मुझे खिलाएगा। ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं था। मुझे ये था कि भाई मैं खुद कमाऊंगी। तो बस यही एक चीज़ मन में ठानी थी। और मैं बहुत सारे, हम सब युवा हैं, हम देखते हैं कि हम किस में बढ़िया कर सकते हैं। तो उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैं अफसर बन जाती हूँ तो वो लाल लाइट वाली गाड़ी भी उस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लगती थी कि वो सब कुछ मिलेगा, मतलब बढ़िया हो जाएगी लाइफ। तो उसी को सोच के मैं अहमदाबाद आई, पढ़ाई शुरू की क्लासेस में। और उसी वक्त जर्नलिज़्म, जो पत्रकारित्व का अभ्यास है, वो मुझे लगा कि अगर मैं वहाँ पे एडमिशन लेती हूँ तो मेरा पत्रकारित्व अच्छा होगा, मैं इंटरव्यू बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम में दे पाऊँगी और मेरी लिखाई भी अच्छी होगी। और उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने एडमिशन लिया पत्रकारित्व में। आज यहाँ पे वो गुड़ की बिल्ली मुझे दी गई। ये गुड़ का बड़ा रोल है मुझे आज ये मित्तल पटेल के तौर पे आपके सामने खड़े करने के लिए। जब मैं पत्रकारित्व पढ़ रही थी उसी दौरान
शुगर केन वर्कर्स, जो गन्ने में काम करने वाले लोग हैं, आप इस बेल्ट में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी गन्ना बहुत होता है, और गन्ना काटने के लिए जो आते हैं मजदूर, जो खानदेश, गुजरात में भी खानदेश से बहुत आते हैं, और फिर ट्राइबल एरिया जहाँ पे बड़े बड़े बांध बांधे गए हैं, उस एरिया से बहुत सारे लोग जिनकी ज़मीनें गई है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, वो ट्राइबल सारे गन्ने की खेतों में काम करने के लिए, वो गन्ना काटने के लिए वो लोग आते हैं। एक स्टडी के लिए मुझे असाइनमेंट मिला शुगर केन वर्कर्स का, और मैंने सोचा कि जाके मैं उनसे मिलूँगी, बात करूँगी, स्टेक होल्डर्स जो है, अफसर या फिर पॉलिटिशियन, उनको मिलूँगी, उनके बारे में सब जानूँगी। उसके बेहतर ये है उससे बजाय मैं इन लोगों के बीच में जाके रहूं। मुझे आइडिया नहीं था कि ये परिवार कैसे रहते हैं, पढ़ाई था ही मैगज़ीन में, और हम सब जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग सा पिक्चर बनता है। जैसे फिल्म, मैं हमेशा बोलती हूँ कि फिल्म हम दिखाते हैं और फिल्म मैं अपनी जुबान से आपको बताती हूँ, तो वो दोनों पिक्चर अलग बनता है और हर एक दिमाग में अलग अलग बनता है। तो मेरे लिए वो शुगर केन वर्कर्स तंबू, टेंट में रहते हैं, तो टेंट माने मिलिट्री वाला टेंट। मुझे पता नहीं था कि टेंट माने ये अपने येलो कलर या ब्लू कलर के प्लास्टिक वाले को भी इंग्लिश में टेंट कहा जाता है, और वो ही मिलिट्री वाला टेंट सोच के मैं शुगर केन वर्कर्स साउथ गुजरात में जो आते हैं उनके यहाँ पे पहुँच गई। विंटर था 2004 नवंबर, ठंड काफ़ी थी, और पूरा 2 बैग भर के मेरे साथ, वहाँ की एक लोकल संस्था थी, उसका एक कार्यकर्ता था मेरे साथ, मुकेश करके, और हम दोनों वहाँ पे जा रहे थे उनके पड़ाव में। गांव था एक, वहाँ पे उतरे बस स्टैंड से, और फिर चल के उसने कहा कि गांव से 2-2.5 किलोमीटर इनका पड़ाव जो है, जहाँ उनका मुकाम है, वो दूर है, हम चल के पहुँचेंगे वहाँ पे। बैग लेके मैं चल रही थी। यहाँ पे मुझे पता नहीं, पर गुजरात में उनको कोयता के हिसाब से जाना जाता है। कोयता माने जो शुगर कट करने के लिए जो औजार है उसको, और वेतन भी उनको पैर में दिया जाता है। तो जैसे मैं चल रही थी, मेरे आगे एक कोयता परिवार जा रहा था, तो मुकेश ने मुझे बताया कि देखो वो कोयता। तो मैंने कभी उनको पहले देखा भी नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था, पर मैंने जो सोचा था और ये दोनों में कोई मेल नहीं आ रहा था। मैं सोच ही रही थी, और ऐसे में हम चल के वो दूर गांव से काफ़ी आगे निकल गए, और मुकेश ने मुझे दूर से बताया वो बहुत सारे ब्लू कलर के प्लास्टिक डाले हुए थे, इतने छोटे छोटे झोंपड़े जिसके अंदर हम खड़े नहीं रह सकते, मतलब बैठ के जा सकते हैं ऐसे अंदर। तो उससे मुझे बोला कि वो रहा पड़ाव, और जो वो पड़ाव देखा मैंने, तो मेरा जो मैंने सोचा था और ये दोनों अगेन मैच नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ कैसे रह पाऊँगी, मैं तो रुकने के लिए आई हूँ, पर खैर चलो देखते हैं वहाँ जाके। वहाँ गई तो मुकादम, कॉन्ट्रैक्टर इनको लाता है यहाँ पे, तो मुकादम जो लेके आता था, मैं उनको जाके मिली और उनको बताया कि भाई मैं ऐसे जर्नलिज़्म पढ़ रही हूँ और मुझे इनके बारे में जानना है, ये कहाँ से आते हैं, उनको वेतन क्या दिया जाता है या सुविधा क्या है। तो उसको लगा कि मैं कोई पत्रकार हूँ, तो उसने कहा कि भाई यहाँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, यहाँ से निकलो। मुझे रुकना नहीं था, मैं जो सोच के आई थी और ये पिक्चर दोनों मैच नहीं हो रहे थे, तो मुझे रुकना नहीं था। मैं सोच ही रही थी कि मैं वापस जाऊं, पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो सही रहेगा, ऐसा सोच के मैं कोशिश कर रही थी। ऐसे में मैंने देखा कि एक बंदा अपना 8-9 महीने का बच्चा उसको लेके, वो दोनों, बच्चा भी बहुत रो रहा है और बंदा भी बहुत रो रहा है, और आके उसको बहुत कांटे लगे थे, और वो रोते रोते अपनी ट्राइबल भाषा में कुछ बता रहा था। तो सब इकट्ठा हो गए लोग, सबों ने पूछा क्या हुआ। मुझे वो मुकेश ने ट्रांसलेशन करके बताया कि ये दोनों जब खेत से गन्ना काट के वापस आ रहे थे, तभी कोई 2 जने बाइक पे आए और इसकी वाइफ को उठा के ले गए, और उसकी वाइफ जिसने अपना छोटा बच्चा वो गोदी में उठा रखा था, उसको उठा के झाड़ियों में डाला था। उसको कांटे जो लगे हैं उसकी वजह से लगे हैं, और ये हाथापाई उन दोनों के बीच में हुई, इसलिए इसको जो खून बह रहा हो उसकी वजह से बह रहा है। मेरी अपब्रिंगिंग, मैं जैसे बड़ी हुई हूँ, कभी मेरे घर में तुम लड़की हो इसलिए ये चीज़ नहीं कर सकते, ऐसा वर्ड मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैं 7th स्टैंडर्ड से हॉस्टल में पढ़ती हूँ। मैं ट्रैवलिंग जनरली मैं रात को ही प्रीफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है वो बस में जाना हो या ट्रैवल्स में जाओ,
पर मुझे ये है कि अगर मैं रात के दौरान ट्रैवलिंग करूँगी तो नेक्स्ट डे उठ के मैं सीधा काम पे जा सकूँ। वो दिन क्यों बिगाड़ना है, ये मेरी फितरत है। तो मैं उस और कहीं पे भी जाना है, कोई बोले कि लड़की है ऐसा, तो वो मेरे जहन में पचती नहीं थी। मैं हमेशा ये मानती थी कि भाई अपने में दम होना चाहिए, कोई क्या कर सकता है। पर पहली दफ़ा उस जगह पे मुझे डर लगा। वो जो औरत को उठा के ले गए, वो ही रास्ते से मैं 15 मिनट पहले आई थी। मुझे लगा कि शायद अगर वो लोग पहले आए होते तो मुझे भी ले जा सकते थे। तो ये एक डर, और इमीडिएटली मुझे लगा कि अभी पुलिस आएगी और पुलिस केस दर्ज होगा। मैं वेट कर रही थी, पर मैंने देखा कि आधा घंटा ये सब बातें हुई, सब बोले और ये सब, फिर सब बिखर गए और अपने झोंपड़े में जाके सब खाना बना रहे हैं। तो मैंने मुकेश को पूछा कि क्यों पुलिस नहीं आई। तो उसने कहा कि अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो नेक्स्ट टाइम मुकादम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर, वो हमें काम पे नहीं लाएगा। तो फिर मैंने पूछा कि वो उस औरत का क्या होगा। तो उसने कहा कि वो 2-3 दिन में आ जाएगी। ये जो सुनना कि वो 2-3 दिन में आ जाएगी, वो मेरे लिए बड़ा डरावना था। और उसके बाद ये था कि भाई अब मैं क्या करूं। मैं सोच रही थी कि मैं वापस चली जाऊं। वापस तो जाने का कोई मकसद ही नहीं था, क्योंकि मुझे डर लगा था। मुझे लगा शायद मुझे भी कोई उठा के ले चले जाएगा, तो मुझे वापस नहीं जाना है। तो क्या करें। वहीं पे मैंने फिर से वो मुकादम को बोला कि भाई मुझे आज की रात तेरे घर में सोने देना। और उसने कहा कि भाई नहीं, तू जा यहाँ से, तुझे जो करना है वो कर। बहुत डर, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मैं लिटरल वे में वो 100-125 जितने झोंपड़े हो गए, मैं उसके बीच में घूमना शुरू कर दिया कि कोई औरत मुझे बोलती है कि आप इधर रुको। ऐसे मैंने पूछना शुरू किया। एक औरत को मैंने बोला कि भाई दिक्कत है, मैं वापस नहीं जा सकती, आज की रात अपने घर में मुझे सोने दोगे। और उसने कहा कि गुजराती में कहूँ तो ते सुई जजे न, माने सो जाना ना। इतना प्यार से। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसी कोई औरत जो अहमदाबाद में मेरा घर है और आके मेरा डोर नॉक करके मुझे अगर बोलती है कि मुझे डर लग रहा है बाहर सोने से, कुछ अघटित घटना हुई है, मैं क्या आपके घर में सो सकती हूँ, क्या मैं उसको इतने प्यार से बोलती कि हाँ आके सो जाना मेरे घर पे, जिस प्यार से उसने मुझे बताया। ये एक सोच आई। रात को उसी के कुछ ओढ़ने और बिछाने के लिए मैं लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे था कि ये लोग तो मुझे उतना देंगे, पर उनके पास था ही नहीं। वो प्लास्टिक का एक थैली जो था वो उन्होंने खुद बिछाया, मुझे भी वही बिछाने के लिए दिया, और थोड़ा बहुत था ओढ़ने और बिछाने के लिए, वो उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने किया। और मुझे उसके पास में एक जगह दी, उसके पास में एक मुर्गी या थी बहुत सारी, उसके ऊपर वो बाम्बू की टोकरी उसने लगाई, उसके बिल्कुल बगल में बोला कि यहाँ पे सो जा। नींद तो आने से रही, यही था कि सुबह जल्दी से सूरज निकले और मुझे भाग जाना है। मुझे कोई ये स्टडी वडी नहीं करना है। पर हम सब सो ही रही थी, डरी थी पूरा, मतलब कहीं से आवाज़ आती थी झोंपड़े के आसपास में, तो भी ये लगता था कि अगर कोई आ गया ऐसे। और ना ये देखो, ख्याल भी बहुत सारे नेगेटिव हम सोचना शुरू करते हैं तो आते भी नेगेटिव ख्याल है। तो वो यही डर के कारण सो नहीं पा रही थी। सुबह 4 बजे और अचानक से एक ख्याल आया मन में कि मैं यहाँ पे कोई क्यों हूँ, और जिस दिन मेरा यहाँ पे आना हुआ उसी दिन ये घटना क्यों घटी। हम थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल से बात करें तो हम सब प्रभात, या आई डोंट नो यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, पर सुबह 5 बजे हम लोग प्रभात फेरी करते हैं गांव में, और अलग अलग भजन गाते हैं भगवान के। तो एक भजन है नरसिंह मेहता का ही, जा जा निंद्रा हूँ तने वारू, तू छो नार धुतारी रे। फिर मतलब निंद्रा तू चली जा, मुझे तुझे मेरे घर में बुलाना नहीं है। और फिर 4 प्रहर की उन्होंने बात की है उसमें, कि 4 प्रहर हमारे होते हैं संध्या के बाद के। तो पहला प्रहर होता है जिसमें सब कोई जागता है, हर कोई, हम सब हमारा नित्यक्रम खत्म करते हैं, खाना वाना खाना, फिर ये सब। दूसरा प्रहर होता है जिसमें भोगी वो जागते हैं। तीसरा प्रहर होता है जिसमें तस्कर माने चोर है वो जागता है। और चौथे प्रहर जागे जोगी रे। इसीलिए हम सब जब छोटे होते हैं पढ़ते हैं, तब हमारी माँ हमें बोलती है कि सुबह 4 बजे उठ के आप पढ़ो, आपको ज़्यादा याद रहेगा। क्यों 4 बजे उठ के पढ़ने की बात होती थी? तो ये उसके पीछे का मकसद शायद ये था कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी उस वक्त सो जाती है। और कौन, जो संत महात्मा जो है, ऐसे पुरुष जो साधना करते हैं भगवान की, वो प्रभात का जो चौथा प्रहर होता है उस वक्त वो उठते हैं और अपनी साधना करते हैं। तो बोलते हैं कि वो एनर्जी पूरे विश्व में बड़ी
प्रबल होती है। अगर उसी एनर्जी के वक्त हम पढ़ेंगे तो हमें याद रहेगा। तो मैं वो 4 बजे ही एक थॉट आया, और वो ये 4, साढ़े 3, 4 बजे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। और जवाब नहीं मिल रहा था, ढूंढा, ईश्वर से प्रार्थना की कि भाई क्यों, मुझे समझा। और फिर जवाब में शायद ये आया कि भाई कुछ दिखाना चाहता हूँ तुझे, अगर यहाँ से चली गई तो शायद वो जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो तुझे देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे लगा कि ये बात भी सही है, मैं रुकूंगी। और फिर मैं 1.5 महीना इन्हीं शुगर केन वर्कर्स के बीच में, ऐसे ही जो प्लास्टिक के अलग वो तंबू में रहते हैं उन्हीं के बीच में रही, अलग अलग गांव में घूमी, भीख मांग के मैंने खाना भी खाया। वो गंदे में जो नहाने के लिए पानी नहीं होता है, और जहाँ पे केमिकल वाला पानी नदियों में जाता है और वो पानी से नहाते हैं, वो पानी से मैंने नहाना भी किया। खुले में नहाना क्या होता है वो पहली दफ़ा महसूस किया कि जब नहाने का टाइम होता है, अगर पड़ाव गांव के नज़दीक है तो गांव के जो आवारा लोग कहा जाते हैं वो उसी वक्त उसी पड़ाव के पास में से पसार होंगे, वो जाएंगे। तो इन सब की नज़रों से बचना, रोड है उसी के बिल्कुल बगल में पड़ाव है, तो रात के वक्त रोड के बिल्कुल बगल में वो चद्दरें बिछा के लोग सोते हैं, और उस वक्त किसी ट्रक जा रही है या फिर ट्रैक्टर जा रहा है गन्ना भर के या फिर कोई और सामान लेके, और अगर दारू वारू पी लिया या फिर नींद आ गई ड्राइवर को और ऐसे ही रोड से नीचे उतर गया वो ट्रक और 5 कामदार मर गए, ये सब सुनते थे, वही सारी चीज़ें देखी। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा साउथ गुजरात का व्यारा करके एक एरिया है, उसी के गांव में ऐसे ही सोई थी रोड के साइड पे कामदारों के बीच में ही, और बात कर रहे थे सब कामदार। एक ने बोला कि भाई परसों वहाँ पे ट्रैक्टर ऐसे ही रोड से नीचे उतर गया और 5 लोगों की मौत हो गई। मैं सो रही थी, मैंने ये पढ़ा, मैं सीधा खड़ी हो गई और मैंने उसको ये पूछा कि यहाँ से भी ट्रैक्टर और ट्रक जाते हैं? तो उसने हंसा और फिर बोला कि भाई ये रोड है तो ट्रैक्टर भी जाएंगे और ट्रक भी जाएंगे। फिर मैंने उसको ये पूछा, वो बहुत फुलिश वाले क्वेश्चन, कि ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है? तो उसने कहा कि दीदी वो तो कहीं पे भी हो सकता है। फिर लिटरल वे में मैं बैठ गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि मैं रोड के साइड पे सर रखूँ या पाँव रखूँ। मुझे लगा कि अगर सर रखूँगी और ऐसे ही मतलब मैंने सोच लिया कि भाई कोई ट्रक आएगा और ऐसे ही ऊपर जाएगा, अगर मैं सर रखा और ट्रक ऐसे ही या गिर गया और मैं मर गई तो? फिर पहले सर रख दिया, फिर इमीडिएटली ऐसा हुआ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, ऐसा थोड़ी मैं पाँव रखूँ। फिर उठ के फिर पाँव रखे, फिर पाँव रखने के बाद और ख्याल आया कि अगर ऐसा एक्सीडेंट हो गया, पाँव कट गए, तो पूरी ज़िंदगी किसी और के सहारे क्यों जीनी है? नहीं नहीं, सर ही रख ऐसे। फिर उठ के अगेन मैंने सर रखा। ये सोचो कि कई बार हम जब यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ आने के बाद एक जगह पे हम बैठे थे और वहाँ पे मुझे बताया गया कि भाई हम लोग बच्चों के साथ अलग अलग संस्थाओं में घूमते हैं और वहाँ पे एक एक्सपोजर लेते कि बच्चे क्या कर सकते हैं, सब सीखे समझे तो उनको पता चले कि भाई देश क्या है। मैं उसको देशाटन बोलती हूँ। हमारे पूरे भारतवर्ष में ये एक प्रक्रिया होती थी, जब राजा अपना राज्याभिषेक होता था राजकुंवर का, उससे पहले उसका देशाटन होता था। उसको ये था कि भाई पूरा तुम्हारा जो राज्य है वहाँ पे तुम घूमो, और राजकुमार के तौर पे नहीं, मतलब ऐसा था ना कि आपकी पहचान ना छिपी रहे, उस तरह से आप घूमो और अपने राज्य को देखो। अगर वो आप अच्छे से समझ पाओगे तो आप अच्छे राजा बन पाओगे, आपको प्रजा की हर मुसीबतों का आपको पता चलेगा। मैं मानती हूँ कि वो 1.5 महीना जो था वो मेरा देशाटन था। मैंने पहली दफ़ा लिटरल वे में मैं मंदिर में गई और मैंने खाना नहीं था, और देखो पहनावे का भी कितना फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसे कहीं किसी जगह पे जाऊं और किसी को बोलूं कि मैंने खाना नहीं खाया, 3 दिन हो गए, मैं भूखी हूँ, तो शायद कोई बना के भी मुझे खाना दे देगा। पर मेरा वेश पूरा भिखारी जैसा हो गया है, मेरे कपड़ों में से बदबू आ रही है, मेरा कलर टोन है वो पूरा चेंज हो गया है, बाल बिखर गए, और ऐसे में जाके मैं किसी को बोलती हूँ कि मैंने खाना नहीं दिया, तो फिर हम देखते हैं जा हाँ यहाँ नहीं, यहाँ से निकल। ये जो अप्रोच वो भी मैंने उसी दौरान देखा। फिर मुझे लगा कि मेरा रोल क्या है इस पृथ्वी पे, ईश्वर ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है, और ये क्यों भेजा है उसका जो जवाब आया। मैं बहुत सारे अफसर को मिली क्योंकि मुझे बनना तो अल्टीमेटली वही था,
मुझे था कि मैं अफसर बनूं, पर जब मैं अफसर के पास गई, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस के पास भी गई इन सब परिवारों के मसलों को लेके कि भाई इनको क्यों वेतन नहीं दिया जा रहा है, ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रहने की ढंग की सुविधा क्यों नहीं है, पीने का पानी उनको क्यों नहीं मिल रहा है, वो बच्चों के साथ यहाँ पे माइग्रेशन करते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है तो वो क्यों नहीं हो रही है। ये सारे क्वेश्चन लेके जब मैं इन सबको मिली और सबका आंसर जो था वो यही था, हम कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम नहीं है, योजनाएं नहीं है। तो मैं तो इनको समझ रही थी कि ये योजनाएं बनाने वाले हैं, ये सिस्टम बनाने वाले हैं, और मुझे दिखाई रहा था वो रोड से पास में होते तो इनको क्यों ये नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगा कि मैं ये बन के अगर ऐसे आंसर करूँगी तो मुझे ये नहीं बनना है, और वो नहीं बनना है। वो जो जवाब आया उसके बाद फिर से आया कि तो फिर क्या, और उसमें जो आंसर आया वो यही था। मेरी माँ ने, वो पढ़ी बहुत कम है पर उनका ज्ञान बहुत है। उन्होंने एक चीज़ पहले से छोटे छे तब से सिखाई थी, जो मन को पसंद आए वो काम करना है। मन को मार के कोई काम करोगे तो वो लंबा कभी टिकेगा नहीं। और इसीलिए जब मैं जर्नलिज्म पढ़ती थी उसी वक्त ये घुमंतू परिवारों, नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स, उनके बारे में मैं डॉक्यूमेंटेशन करने का हम लोग सोच रहे थे। मैं एक संस्था में वॉलंटियर करने के लिए जाती थी। उनको भी पता नहीं था कि घुमंतू परिवार कौन है, कहाँ है। सिर्फ बंजारे और स्नेक चार्मर, ये सपेरे, ये माने घुमंतू, और कुछ पता ही नहीं था। पर मैं उनके पास गई और उनको कहा कि मैं इस कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हूँ, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ और इसमें मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊँ तो वो करना है। मन तो था शुगर केन वर्कर्स के साथ काम करने का, पर शादी हो गई अहमदाबाद में तो फिर सूरत, दक्षिण गुजरात में मैं नहीं काम कर पाई। पर ये घुमंतू परिवारों के बीच में जब मैं गवर्नमेंट ऑफिस में गई और इनके बारे में मैंने पूछा कि भाई ये परिवार को कहाँ है, मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड है इस कम्युनिटी के लिए, वहाँ पे गई और उनको पूछा कि भाई इनके बारे में मुझे बताओ कि कहाँ है, मुझे उनके पास जाना है। तो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा घुमंतू परिवारों को भटकिया जमात यहाँ पे बोलते हैं, हमारे यहाँ पे विचरती जाति बोलते हैं, इसीलिए संस्था का नाम है विचरता समुदाय समर्थन मंच। तो उन्होंने कहा कि जिनके नाम में ही भटकिया, घुमंतू, विचरता है, उसको तू एक पते पे ढूंढ रही है, उनका पता ही नहीं है, ढूंढो ऐसे। तो ये बड़ी चैलेंज वाली बात थी कि मुझे पता नहीं है, मैंने एक मन में ठान लिया कि मुझे इनके साथ काम करना है, पर वो कहाँ है वो पता नहीं है। और यंग होते हैं ना, तब ये सारी चीज़ों को बहुत ही मतलब ऐसी चैलेंजिंग बातें, मेरा तो अपब्रिंगिंग जिस तरह से हुआ था मुझे बहुत पसंद था। उन्होंने उस वक्त एक लिस्ट दिया जिसमें गुजरात में रहती नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स 40 कम्युनिटी के नाम लिखे थे। जब मैंने उसमें पढ़ा बंजारे, ओड, सरानिया, सिकलीगर, पाराधी, डफेर, सांसी, तो कहीं ना कहीं सबको तो मैंने देखा था क्योंकि मेरा बचपन जो है वो गांव से जुड़ा हुआ था। और फिर सवाल ये भी है कि आज ये कहाँ है। फिर ऐसे ही निकल पड़ी, आज सुबह निकलूँगी 6 बजे घर से, और सही में कोई मुझे पूछता था कि आप कहाँ जा रहे हो तो मुझे पता नहीं रहता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं कोई एक रोड पे जाके खड़ी रहती थी और वहाँ से जो भी बस मिले, कोई भी व्हीकल मिले, मैं बैठ जाती थी और बस वो बस वाले को मैं बोलती थी कि यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर जो प्लेस आता है उसकी टिकट मुझे दे दे। और बीच में कहीं पे कलरफुल कपड़े पहनने वाले लोग मुझे दिखाई देते थे, मैं वहाँ पे उतर जाती थी और वहीं से उनके पते ढूंढते ढूंढते एक से दूसरी कम्युनिटी, दूसरी से तीसरी, मैं ढूंढती गई उन लोगों को। और जब मैंने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, किसी ने गाड़ी नहीं मांगी, किसी ने बंगला नहीं मांगा, उस वक्त जो मांग रहे थे वो यही था कि हमें हमारी पहचान दो, फोटो वाला कार्ड दो। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि फ़ोटो वाला कार्ड किसी के लिए इतना मायने कैसे रह सकता है। फिर पता चला, जबकि आपके महाराष्ट्र में भी आप पाराधी कम्युनिटी के बारे में आप जानते होंगे, पता नहीं किनको, पर पुलिस का बहुत मतलब दहशत होती है वहाँ पे। कहीं पे भी कोई चोरी चपाटी होती है तो इमीडिएटली पुलिस इनके पास पहुँच जाती है, इनके जहाँ पड़ाव होते हैं वहाँ पे। और मैं कौन हूँ, मैंने चोरी की है कि नहीं की है, वो पूछताछ नहीं होती है। बस जितने भी पुरुष हाथ में आए उठा के डाल दो जेल में। और फिर उनके पीछे करुणता तो ये थी कि मेरे घर में से मेरे फादर को या फिर मेरे हस्बैंड को अगर पुलिस उठा के ले जाती है तो वाइफ, माँ, बेटी और कोई पूछने के लिए पीछे नहीं जाता था। और उसका रीज़न ये था कि अगर हम जाएंगे पीछे पूछने के लिए, अगर पुलिस हमें भी पकड़ लेगी तो
ऐसा होता था कि उनके जो पड़ाव जो आपने फिल्म में देखे वो गांव से काफ़ी दूर होते थे, तो वो जहाँ पे पड़ा वो 3 या 4 गांव जहाँ पे रहते उसके बॉर्डर पे ये लोग रहते थे। और एक बड़ा सा पेड़ होगा, उस पेड़ के ऊपर एक बंदा 24 घंटों वो आसपास में चौकीदारी करता रहता था। कोई भी गाड़ी दूर से दिखी, वो पुलिस की है नहीं है, गाड़ी दिखी इमीडिएटली जितने भी उस पड़ाव में रहने वाले पुरुष थे वो सारे भाग जाएंगे। तो ये जब उनके पास से मैंने सुना तो मुझे बहुत ये लगा कि ये कौन सा देश है, और आज़ादी मिले इतने साल हो गए, आज भी ये परिवार एक छोटी छोटी चीज़ के लिए कितने मतलब कैसे ये हालत है, और वो अपने राइट्स के बारे में बोल नहीं सकते हैं। ये मेरे जहन में बहुत मुश्किल था ये पचाना, इसको समझना। और आप देखेंगे तादाद कितनी इतनी, जब पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट लगाया तो गुजरात में करीब 60 लाख से ज़्यादा, इतनी ही पॉपुलेशन महाराष्ट्र में भी है इस कम्युनिटी की, उतनी ही राजस्थान में और उतनी ही मध्य प्रदेश। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर देखें नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स की तो हमारी ये 4 स्टेट है जहाँ पे है। और टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 12 से 15%। अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन समझने के बाद मैं गई सरकारी दफ्तर में और देखा कि भाई कितनी स्कीम है इस कम्युनिटी के लिए। हम तो वेलफेयर स्टेट है, भारत वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट होने के नाते हम जो पिछड़े रह गए उस सभी कम्युनिटी के लिए अलग अलग वेलफेयर स्कीम बनाई है। हमारी ये नॉमेडिक कम्युनिटी के लिए क्या वेलफेयर स्कीम है आप हमें बताएं, बजट क्या है वो आप हमें बताएं। और जो सुना उस वक्त वो बहुत ही पेनफुल था, 1 रुपये का बजट नहीं था, एक भी स्कीम नहीं थी इस कम्युनिटी के लिए, और इसीलिए वो दर बदर भटक रहे थे कि मुझे मेरे पहचान चाहिए। और आप देखो कि पहचान भी कैसे मिले। यहाँ पे आज मैं जिनके साथ गाड़ी में आई उन्होंने कहा कि हमारे गांव में नंदी वाले परिवार रहते हैं, अब तो काफ़ी टाइम से गांव में रहते और गांव वाले अच्छे थे तो उनको अपना लिया, पर ज़्यादातर गांव में ये होता नहीं, वो घूमते हैं चराई वेती, वो उनका जीवन था। कोई एक गांव में जहाँ सीम मतलब खेतों में उनका पड़ाव रहता है, बच्चे का जन्म वहाँ पे होता है, हॉस्पिटल की तो दूर की बात है, और उनका उस बच्चे का अगर रजिस्ट्री करवानी है तो पंचायत क्या परमिशन देगी? वो बोलेगी तुम मेरे गांव के नहीं हो, मैं आपको रजिस्ट्रेशन आपके बच्चे का रजिस्ट्री मैं क्यों करूं? तो ये ऐसे लोग थे जो कहीं पे नहीं थे। इसीलिए मैंने मेरी बुक जो फर्स्ट बुक है उसका नाम लिखा सरनामा विनाना मानवीय आधार नस्लीचे मानुस, ऐसा उसका मराठी ट्रांसलेशन भी हुआ। और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई। जब मैं उस वक्त गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास गई इस कम्युनिटी के युवाओं की बात लेके कि भाई यहाँ के लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर आईडी, और एक चीज़ मुझे समझ में आया कि ये इतने सालों में क्यों इनका ध्यान, इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं पड़ा। तो वो शायद यही था कि वोटर कार्ड जो यहाँ पे संख्या दिखाई गई, हमारा देश ये कम नसीबी है हम सबकी कि हम सबको देखते हैं, आप मुझे क्या बेनिफिट करोगे। अगर आप मेरे मतदाता हो तो मैं आपके बारे में सोचूंगी, अगर आप मेरे मतदाता नहीं हो तो मुझे सोचना पड़ेगा आपके बारे में सोचूं कि नहीं। शायद ये वोटर लिस्ट में नहीं थे इसीलिए कोई इनके बारे में सोचता नहीं था, एक स्कीम नहीं थी उसके लिए। तो हमने सबसे पहला प्रयास ये किया कि इन सबको वोटर लिस्ट में डालो, ये मतदाता बनने चाहिए। दिक्कत ये थी कि उनके पास तो अपनी मतलब प्रूफ के तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं था। मैं जानती हूँ कि ये मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ कि ये मेरी बेटी है, पर प्रूफ के तौर पे कहीं पे कुछ भी नहीं था। ऐसे में इनके लिए कार्ड बनाना बड़ी दिक्कत वाली बात थी। पर ईश्वर जो है ना वो हमेशा ध्यान रखता है। अगर मैं कई बार फरियाद भी होती है मेरी ईश्वर के साथ, जैसे हम बोलते हैं कि कभी भगवान बहुत बहुत मतलब लंबे समय तक कुछ नहीं देता है, बहुत लंबी राह दिखाता है, मतलब वेट करवाता है, तो हम बोलते हैं कि वो बहुत कुछ प्यारा देना चाहता है हमको। मैं ईश्वर को जाके बोलती थी कि तू क्या प्यारा देना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आता है। इनकी पीढ़ियाँ मतलब सदियाँ चली गई और आज भी वो बेसिक स्ट्रगल में ये परिवार जी रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है तू क्या करना चाह रहा है। बहुत फरियाद भी हुई उस वक्त ईश्वर से, मैं मंदिर में जाके बोलती थी उस वक्त कि तू कैसा भगवान है, तू भेद करता है। हम तो तुझे माँ बाप मानते हैं, जो जन्म देने वाले माँ बाप है उससे भी तू ऊपर है, और तेरे लिए कोई भेद नहीं है, सब एक ही जैसे है। तो तू तो भेद कर रहा है, किसी को इतना सारा दिया है और किसी को कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा कैसा हो सकता है, तू कैसे हमारा माँ बाप हुआ ऐसे। तो बहुत सारी फरियादें भी उस वक्त चली, ये सारी रोना भी बहुत हुआ जब मुझे पता चलता था कि पूरी सामान समेत चीज़ें पुलिस आती थी और पूरा जला देते थे दंगे को, इनका जो पड़ा होता था उसको। तो बहुत निराशा, फ्रस्ट्रेशन,
और उसी बीच में ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर विनोद बब्बर गुजरात के, उनको जाके बोला कि सर ऐसे लोग हैं, आप मेरे साथ एक दफ़ा आइए और आप बताइए कि इनको कार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे देश के लोग हैं, पॉलिसी नहीं बनी है उसमें हमारा फॉल्ट है, इनका कोई फॉल्ट नहीं है क्योंकि इनको पता ही नहीं है। और फिर उन्होंने पूरी राह बताई, उसी आधार पे ये वोटर आईडी कार्ड बिना, आप फॉर्म नंबर 8 देखेंगे तो उसमें ये चीज़ डाली गई कि कोई भी बंदा अगर फुटपाथ पे भी सो रहा है पर वो एक फॉर्म फिलअप करके सरकार में बूथ लेवल ऑफिसर को सबमिट करता है तो उसी आधार पे उसको वोटर आईडी कार्ड इश्यू किया जाएगा। और उसी आधार पे गुजरात में लाखों लोगों को कार्ड मिला। आज अभी सर की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, पूरे भारत में हमें चिंता हो रही है कि सर की प्रक्रिया में हमारे नॉमैड्स, हमारे परिवार जो है उनमें से कितने निकल जाएंगे समझ में, क्योंकि उनके पास वो 2002 के पहले का कुछ नहीं है। किनके पास ये जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका बैंक में अकाउंट हो तो वो भी चलेगा, पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए गुजरात में हमने अलग से रिजोल्यूशन करवाया, पर दूसरे स्टेट में नहीं है वो कि जहाँ पे उन सबको इजीली कास्ट सर्टिफिकेट मिले। उसकी कास्ट सर्टिफिकेट मिलना वो बहुत ही मुश्किल वाली पूरी प्रक्रिया है। कहाँ ये सारे मतलब ये प्रूफ सारे वो दे पाएंगे। पर ये एक शुरुआत हुई मतदार कार्ड, उसके बाद फिर हमने राशन कार्ड के लिए अलग से रिजोल्यूशन करवाया, उनको रहने के लिए पट्टे मिले उसके लिए रिजोल्यूशन करवाया, और मतदार कार्ड मिला इसकी वजह से ही हम बार्गेन पर कर पाए। हमेशा से मैं ये मानती हूँ कि सोशल वर्क है वो दो तरीके से होते हैं। एक ऐसा है कि मेरे मन में एक भावना जगी और मैंने जाके, किसी को खाना नहीं है मैंने खाना दिया, किसी को कपड़े नहीं है मैंने कपड़े दिए, पर मैं ये मानती हूँ कि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे जो काका जी कर रहे हैं वो यही है कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो हर एक बंदा अपने आप में एक सोशल वर्कर बन जाए। वो चाहे कोई दुकान चला रहा हो, कोई अफसर बना है या कोई गृहिणी है, वो भी अपने आप में एक सोशल वर्कर के तौर से वो सोचना। सोशल वर्कर माने किसी पिछड़े को जाके मदद करना, वो सोशल वर्क नहीं है। उसको भी कह सकते हैं पर वो ही एकमात्र नहीं है। हम अपने आप में एक जागृत नागरिक बन जाए, वो भी एक सोशल वर्क है। शायद ये यहाँ पे शिवम के थ्रू ये हो रहा है और हमने यही चीज़ पॉलिटिकली किस तरह से हम इसको एनकेश करें। जब वोटर आईडी कार्ड इन सब परिवारों को वो देखना है बिना स्ट्रेटेजी के, ये एक स्ट्रेटेजी है शिवम की कि भाई यहाँ से सब लोग सीख के जाएंगे। ये 3 दिन का सेमिनार जिसने अटेंड किया है, तो मैं मानती हूँ कि कोई भी बंदा अफसर बनने के बाद वो घूस लेने के बारे में नहीं सोचेगा। अगर ये चीज़ भी हो जाती है तो भी देश की कितनी बड़ी काया पलट हो सकती है। तो यहाँ इंसान को इंसान बनाने के, हम इंसान के तौर पे जन्म तो ले लेते हैं पर क्या सही में हम इंसान हैं? तो वो इंसान बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो वो हर एक की एक मैथडोलॉजी अलग होती है। तो शायद मैंने एक मैथडोलॉजी ये डिसाइड की कि मुझे ये वोटर आईडी कार्ड को एंकेज करना है। मैं कैसे इसको ज़्यादा उपयोग करके इस कम्युनिटी को ज़्यादा बड़े पैमाने पे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स उनके सामने इनको रख सकूँ। और हमने गिनती की इन परिवारों की, जब उनके पास वोटर आईडी कार्ड आ गए उसके बाद 2017 का जब गुजरात का स्टेट इलेक्शन था, तभी मैंने एक कुछ ब्लॉक में हमने बताया कि हमारे वोटर लिस्ट में हमारे लोग कितने हैं। तो कहाँ पे 35, कहाँ पे 40,000, कहाँ पे 25,000। तो मैं उस वक्त सब पॉलिटिशियन को जाके मैं मिलती थी, तब मैं ऐसा बोलती थी कि किसी को जिताने की हमारी ताकत नहीं है पर हम किसी को हरा सकते हैं, इतनी ताकत तो हमारी आ गई है। और ये होने के कारण गुजरात की जो बड़ी लीडिंग 2 पार्टियां हैं पॉलिटिकल, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोला। हमने होर्डिंग्स लगाए और उस होर्डिंग में लिखा हम भी है और कुछ भी नहीं, सिर्फ हम भी है। बड़े होर्डिंग सब देखते थे तो उनको होता था ये हम भी है क्या है। फिर उसके बाद में सब लोगों ने जानना शुरू किया, दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने बुलाया कि आप क्या चाहते हो। तब हमने कहा कि भाई आपके मैनिफेस्टो जो आप चूंटणी ढंढेरो जैने बोले छे, सो मैनिफेस्टो में मतलब हम जीत के क्या करेंगे आके, तो वो आप जो लिखे उसमें आप लिखिए कि जीत के आने के बाद आप नॉमैडिक ट्राइब्स और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए क्या करने वाले हैं। तो मुझे एक बड़े सीनियर पॉलिटिकल लीडर थे, बहुत मानते बेटे की तरह, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुझे लगता है कि तू बोल रही है कि हम लिखेंगे तो हम करेंगे। तो मैंने बोला कि वो आपकी फितरत है,
आप लिखेंगे वो नहीं करते हैं, और हम प्रजा के तौर पे हम भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। वो 5 साल में हम कभी हिसाब भी नहीं मांगते। ये यूथ फेस्टिवल में ये सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पे हमारा रोल ये भी आता है कि हम हमारे पॉलिटिकल लीडर हमें जो देते हैं ना कि ये वचन हम आएंगे तो हम ये करेंगे 5 साल में, तो हम जाके उसके बारे में ना वो हर साल हमें पूछना है कि कितना किया। तो मैंने उनको चाचा को बोला कि वो आपकी फितरत है, आप लिखने के बाद भूल जाओगे, पर मेरी फितरत तो है वो ना बनिए जैसी है, लिखा है तो उघराणी के ना, मतलब क्या किया वो मेरी फितरत है। तो हम देखेंगे ना, आप लिखो पहले। तो गुजरात के इतिहास में पहली दफ़ा नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में वो मैनिफेस्टो में लिखा गया। और उस वक्त गुजरात में पटेल आंदोलन चल रहे थे, तो वो पटेल के वोट किसको जाएंगे वो शायद इतना पार्टी को भी नहीं समझ में आ रहा था, पर वो जीती बीजेपी। और उन्होंने जीत के बाद नॉमेडिक ट्राइब्स के साथ काम करना, मतलब हमारी जो मुश्किलें थी उसको थोड़ा बहुत सरल उन्होंने करना शुरू किया। और 2019 में जब टॉप लीडर्स को भी मैं मिली थी उस वक्त 2017 और 18 में, तब यही बोलती थी कि अगर हमारी परिभाषा ये है कि हम पूरे भारत को अलग नज़रिए से अलग जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, तो पूरा भारत अलग जगह पे तभी पहुंचेगा जब नीचे बैठा तबका जो ऊपर आएगा ना, तभी। नॉमेड्स और डिनोटिफाइड ट्राइब्स सबका किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो वो अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो ही ये हम विकसित भारत या जो कुछ भी बोलना चाहते वो हो पाएगा। 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए भारत क्या कर सकता है, मतलब सरकार क्या कर सकती है केंद्र में, उसका सुझाव आप लिख के दो। आप देखो कि एक कोने में बैठ के, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं इतनी कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली में कोई इतनी बड़ी हस्ती है, पर यहाँ ये चीज़ आती है कि पूरी दृढ़ता से हम लगे रहे। ये स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 जनवरी को। वो एक ही बात बताते हैं ना कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लगे रहेंगे, जो ध्येय है वहाँ से हम भटकेंगे नहीं। हो सकता है हमें रास्ता कुछ अलग चुनना पड़े, पर लक्ष्य जो है वो अगर हमारे सामने हमारा फिक्स है तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे। हमारा लक्ष्य वही था कि हमें इस कम्युनिटी को एक स्तर पे लाके खड़ा करना है। जब 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय से जब फ़ोन आया तो बहुत खुशी हुई। ये हुआ कि जो करना चाहते थे वो चीज़ अभी हो पा रही है। और वहाँ से हमने पूरा 30 पन्नों का एक ड्राफ्ट बना के उनको भेजा, और उसी आधार पे 2019 में बिफोर इलेक्शन एक वेलफेयर बोर्ड वहाँ पे डिक्लेयर हुआ इस कम्युनिटी के लिए। वो पूरे भारत में पहली दफ़ा परमानेंटली एक बोर्ड, हम कमीशन की मांग कर रहे थे पर खैर कुछ नहीं है तो कुछ तो मिला। हमारे गुजराती में कहावत है, ना मामा करता काणो मामो सारो, मतलब मामा ना हो बिल्कुल भी, उससे जो मतलब आंखें नहीं दिख रही उसकी, फिर भी ऐसा मामा भी चलेगा ऐसे। तो हमने बोला कि कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हो पाया, तो वो हो पाया है वहाँ पे। और उसके बाद अलग अलग योजनाएं वहाँ पे भी बन रही है बोर्ड में। खैर बजट बहुत कम है, और प्रॉब्लम ये है भी कि ये कम्युनिटी भी इतनी बड़ी संख्या में संगठित नहीं है। हमारा क्या रोल हो सकता है? मैं बहुत सारी जगहों पे जब बात करने के लिए जाती हूँ तब मैं एक किस्सा है वो बताती हूँ। जब पहली दफ़ा वोटर आईडी कार्ड हमारे कम्युनिटी के हाथ में आया, तो एक नॉर्थ गुजरात में गांव है डीसा करके, जहाँ के पोटैटो बहुत फेमस है पूरे भारत में। ये वेफर्स आप जो खाते हैं लेज़ और बालाजी की, वो वहाँ से ही ज़्यादा उत्पादन वही उस एरिया में होता है। तो वहाँ पे सरानिया कम्युनिटी जो छुरी और चाकू की धार निकालते हैं, तो उस कम्युनिटी के एक बंदे का फ़ोन है। जब उसके हाथ में वो, मैं जब वहाँ पे जाती थी उनकी बस्ती में, तो हर बार यही कहते थे कि दीदी वोटर कार्ड मिल जाए ना, फ़ोटो वाला कार्ड। तो जब मिला, ऐसे पता चला, तो मैंने फ़ोन किया उनको कि अब आपके पास वोटर आईडी कार्ड आ गया है, तो अब कैसा फील हो रहा है? तो उन्होंने कहा, वो छोटा सा फ़ोन उस वक्त, वो ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अभी चल के रनूजा जा रहे हैं, जूना रनूजा जो बाबा रामदेव पीर की जगह है, जो उनके गांव से करीब 300-350 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो एक सीज़न होती है जब पैदल चल के कोई धाम, भगवान का मंदिर या माता जी की पूजा होती है, वहाँ पे हम धाम में जाते हैं, तो एक सीज़न होती है। ये सीज़न नहीं थी जब चल के जूना रनूजा जाया जाए। तो मैंने उनको कहा कि अभी क्यों जा रहे हैं, ये सीज़न नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि हमने भगवान की मन्नत मानी थी कि जब हमें फ़ोटो वाला कार्ड मिल जाएगा तब हम चल के वहाँ रनू जाएंगे। मैंने पूरी लाइफ में ऐसी कोई मन्नत हो ये सुना ही नहीं था। रेशन कार्ड के लिए 5 नारियल, घी और दूध की बाधा, कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाए तब तक मैं पाँव में जूते नहीं पहनूंगी, ऐसी मन्नत। ये कौन सा देश है और क्यों किसी को इस तरह की मन्नत रखनी पड़ रही है? मैं उस गांव में, मतलब ये एक गांव में, एक तहसील में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक राज्य में रहने वाले लोग हैं और वहाँ के जिम्मेदार अफसर, पॉलिटिशियन, ये सब क्यों इनके बारे में नहीं सोचते हैं? मैं गवर्नमेंट की ढेर सारी स्कीम है, उन सबका जब मैं अभ्यास करती हूँ, स्टडी करती हूँ, मैं देखती हूँ कि अगर वो स्कीम के पैसे आज़ादी के बाद से, मतलब 47 से लेके 2025 के, मतलब 75 78 ईयर्स के अगर लोगों के बीच में बांट दिए जाते ना, तो भी कई दफ़ा लगता है कि इनके घर के जो छत है ना वो चांदी की बन जाए। इतने सारे पैसे दिए जाते हैं बट फिर भी वो कहाँ जाते हैं? और कई दफ़ा ऐसा है कि पैसे नहीं, जैसे हमारे लोग नॉमैड्स, उनके लिए स्कीम नहीं थी तो क्यों ये दिखे नहीं? दृश्यमान तो थे, मैं देख रही थी सबको, फिर भी हम सबकी नज़र से वो अदृश्य थे। तो ये अदृश्य लोग जिनके साथ हमने पिछले 2006 से लेकर 2025 तक जो काम किया, वो आपने सबने स्क्रीन पे देखा। जो चीज़ें समझ में आती गई, मेरी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है कि मैं बहुत सारा कर सकूं, पर मुझे जो चीज़ें समझ में आती गई वो हम और हमारी टीम ने मिलके इन सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। ये सब होता है कि भाई दिखता तो सबको है कि ये चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पे कुछ बुरा हो रहा है, पर हम सबकी फितरत ये है कि आंखें बंद करो और ऐसे देख के हम चले जाए। मैंने आंखें बंद नहीं की, मैं ऐसे मुंह मोड़ के चली भी नहीं गई। शायद ये इस देश का हर एक युवा माने 25-30 साल का बंदा नहीं, अगर 80 साल में भी मेरे मन में ये आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है और इसके लिए मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, वो भी युवा है। तो ये अगर बोलना शुरू करेंगे तो मैं मानती हूँ कि हमारे, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। आप देखो कि इतना ट्रैवल करती हूँ, गुजरात के शायद बहुत कम गांव होंगे जहाँ पे मैं ना गई हूँ, मैं सब जगह घूमी हूँ। इतनी पॉवर्टी, इतनी तकलीफ़ें नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि जो तकलीफ़ में है उनको हाथ दे के उनको हम साथ में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम बोलते वसुदैव कुटुंबकम है, पर हम जीते नहीं है उसको। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम दोगले लोग हैं, हम बातें कुछ और करते हैं और हम जीते कुछ और है। अगर हम वसुदैव कुटुंबकम को मानते तो सारा विश्व एक परिवार बन जाता। तो किसी के पास पीड़ा है, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जैसे एक कम्युनिटी है हमारे यहाँ पे बजानिया करके, एक रिवाज उसका आप देखिए, वो खेतीबाड़ी में मजदूरी करते हैं। वहाँ पे ये है कि औरत को अगर डिलीवरी होती है और लड़का होता है तो उनको वो बाजरे का एक बड़ा सा लड्डू बना के उनकी माताजी को देना होता है, मतलब चढ़ाना होता है, और उसी के बाद वो औरत को पानी पिलाया जाता है। अब लड्डू बनाने के लिए घी चाहिए, गुड़ चाहिए और सांभर, बड़ा लड्डू होता है, तो वो पैसा इतना उनके पास नहीं होता है। तो वो देखते हैं कि औरत की डिलीवरी हो गई घर पे और लड़की आई तो लड्डू बनाने की तो कोई जफा ही नहीं है, तो सोचना नहीं है। पर लड़का आया तो वो बंदा जो घर का मुखिया है वो जाएगा, गांव का जो ज़मींदार है जिनके यहाँ पे वो काम मजदूरी के लिए जाता है, और वहाँ पे जाके वो बैठ के बोलता है कि बाबा बेटा आया है मेरे घर पे, वो मुझे भड़ियाद्रो बोलते हैं उसको, वो करना है, मन्नत करनी है, मुझे 1000 रुपया चाहिए, आप मुझे दो। वो बोलेगा कि 2 घर का काम कर, ये इतना इतना है, वो ख़त्म करके फिर तू जा। अभी आप देखो कि वो डिलीवरी जिस औरत की होती है, जब तक वो माता जी को लड्डू नहीं चढ़ाते तब तक वो पानी नहीं पिलाते हैं। उनमें ये मन्नत है। आप देखो वहाँ पे मेरे लिए ये 1000 रुपया मैं दे रही हूँ और वहाँ पे मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे घर के 2 काम, मतलब वो 5 घंटे के बाद वो लड्डू के लिए पैसा लेके वापिस आएगा घर पे। आप उस औरत की हालत के बारे में सोचिए। तो ये कहाँ गई हमारी इंसानियत, कहाँ गया हमारा वसुदैव कुटुंबकम? मैंने देखा है, मैं इसीलिए हर बार बोलती हूँ कि बोलने में, वक्तव्य में, भाषण में हम बोल देते हैं, पर जब तक हम वो चीज़ जिए नहीं, हम एक ना हो जाए, एक सूत्रता, हम जो बोलते हैं और हमारी करनी अगर एक ना हो जाए तो ऐसा काम हमें करना ही नहीं है। हमारे बच्चे जो है वो हमसे ही सीखते हैं, झूठ बोलना, कास्टिज़म, धर्म के बारे में, ये हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें कोई कहीं और से नहीं सीखते हैं, हम ही सिखाते हैं। तो हम अगर
मैं अपने आप को चेंज करना शुरू कर दूं या फिर अपने आप को बदल दूं, तो इससे बड़ी देश सेवा कोई हो ही नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि ये करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे गांव में, हमारे आसपास में कहीं पे भी ऐसे परिवार रहते हैं तो उनके पास जाइए, उनको पूछिए कि आप ठीक हो। कई बार ऐसा होता है कि उनको मदद की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे लोग हैं जो पूछते हैं, मैं उनको पूछूं, जैसे ये कोरोना का वक्त आया, फ्लड आया, तो हम राशन की किट लेके जाते हैं, झोपड़े में रह रहा है बंदा, पर फिर भी बोलता है दीदी नहीं चाहिए। आप किसी ज़रूरतमंद हो और उसको दीजिए, तो हर दफ़ा उसको ये चीज़ नहीं चाहिए, वो याचक नहीं है। और याचक है तो भी हमें सिखाना है, पर जाके हम बात तो करें, उससे साथ पूछे। कई बार ये होता है ना, हम भी घर में झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तब ये होता है कि कोई आके हमारी बात सुन ले, उससे ही सुकून आ जाता है। कोई सुसाइड करने का सोचता है, अगर उसी वक्त कोई बंदा उसकी बात सुनने वाला मिल जाए ना, तो वो पूरा थॉट चेंज हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम सब ऐसे आज एक प्रकल्प और करें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे गांव में, क्या ऐसे कोई लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है फिर भी राशन नहीं मिल रहा है? कोई बड़े बुजुर्ग है, उनको ये वृद्ध पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई वीडो है पर वीडो पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई विकलांग है, हैंडीकैप है पर हैंडीकैप की सहायता उसको नहीं मिल रही है, कच्चे घर में रह रहा है पर उसके पास पक्का घर नहीं है। क्या ये चीज़ देख के पंचायत को हम बोल सकते हैं? डर लगता है पंचायत को बोलने में, तो हम क्या लेटर लिख सकते हैं? पंचायत को लिखे, हम तहसील में बैठा जो अफसर है उसको लिखे, हम प्रधानमंत्री को लिखे, हम मुख्यमंत्री को लिखे। आप देखो कि ऐसी चिट्ठियाँ जाना अगर शुरू होती है तो बदलाव आता है। मैंने चिट्ठियों से ही बदलाव देखा है, मैंने वो किया है। इसीलिए तो ये बड़ी समाज सेवा, जरूरी नहीं है कि हम जैसे घर से निकल जाओ और इस तरह से घूम के कर सको तो बहुत बहुत ही बढ़िया, क्योंकि देश को उसकी भी ज़रूरत है। पर अगर ये नहीं कर सकते तो ये चिट्ठी वाला काम भी आप सब कर सकते हो। ये नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स का हमारा जो काम, उसके अलावा हम वाटर मैनेजमेंट और ट्री प्लांटेशन में भी बड़े पैमाने पे काम करते। वो क्यों किया उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी। पर उससे पहले, अगर ये जो मैंने बताया उससे पहले आपको कोई क्वेश्चन हो तो मैं चाहूँगी कि आप पूछ सकते हो। तो वो 2 वे कम्युनिकेशन हो, वरना मैं बोलती जाऊँगी, आप सुनोगे। तो आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आत्तापर्यंतच्या भागावर आपणाला जर काय विचारायचे असतील प्रश्न, कारण नंतर पुन्हा दीदी पर्यावरणावर बोलणार आहेत आणि त्याच्यावर पण प्रश्नोत्तर होतील. पहिलं सत्र आहे, छान सुरू आहे. तर आणि प्रश्न थोडक्यात विचारा, हिंदी मोडका तोडका भी चलेगा. नमस्कार, मैं योगिता बात कर रही हूँ। आपने आपके गुजरात में ये किया, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसी कम्युनिटी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? महाराष्ट्र में बहुत सारी है, और मैं कहूँगी कि लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड़, बहुत सारे लोग हैं जो इस कम्युनिटी से, जिन्होंने बरसों पहले, मतलब गुजरात में काम शुरू हुआ उससे पहले महाराष्ट्र में ये काम शुरू हुआ था, बट बड़े पैमाने पे ये नहीं पहुंचा है। एक चीज़ और है जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये शाहू महाराज की भूमि है जहाँ पे हम बैठे हैं, और मेरी जो बुक है ना उसमें मैंने सेकंड ये सरनामा विनाना मानवी, और उसके बाद की जो बुक लिखी है उसमें उसका नाम है पण अहियाँ सुख नहीं आवतुं, यहाँ खुशी नहीं हो रही है। वो मेरी दूसरी बुक का टाइटल है। उसमें मेरा एक पूरा प्रकरण है वो शाहू महाराज के ऊपर है। शाहू महाराज ऐसे थे जिन्होंने नॉमेडिक और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना भारत में। जब अंग्रेज आए और उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना के कुछ कम्युनिटी को बाड़ों में बंद किया, जैसे हमारी कोल्हापुर में पूरी एक सेटलमेंट थी पारादी कम्युनिटी की, तब शाहू महाराज ने बताया कि ये सही फैसला नहीं है कि कोई बंदा गुनहगार है तो उसको हम अलग थलग कर दे, उसकी प्रेजेंट मतलब हाजिरी भरवाना वो करे, हमें उसके पुनर्वसन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने हथियार खाने में उनके रक्षक के तौर पे सब जगह पे ये जो नोटोरियस जिनको बोला जाता था वो सारी कम्युनिटी को उन्होंने स्थान दिया। तो मैं चैप्टर में मैंने लिखा है, और आज भी जब मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती हूँ तब लास्ट में मेरी लाइन रहती है कि आज भी पूरी देश की घुमंतु जातियाँ शाहू महाराज की प्रतीक्षा कर रही है।
कौन आएगा ऐसा शाहू महाराज जो इन इन समुदायों को समझ के उनके प्रश्नों का समाधान के लिए प्रयास करे। ये मुझे अच्छी बात थी, इसलिए तो ये भूमि तो ऐसी है जहाँ पे ऑलरेडी ये सारा काम हो चुका है। हमें सिर्फ यही जो मैंने बात रखी उसमें भी बताया कि हम हमारे गांव में देखें और वो झोंपड़े में रहने वाले लोग जिनके स्कीम है, महाराष्ट्र में पूरा वेलफेयर बोर्ड इस कम्युनिटी के लिए अलग है, अलग अलग स्कीम भी है, तो हम वो सब देखें इनकी कंडीशन और क्या नहीं है उनके पास, उसके बारे में अगर हम सरकार को लिख पाए, अगर कोई संस्था खड़ी हो पाती है तो भी बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पे आप लोगों में से किसी को मन है कि मुझे ये काम करना है तो गुजरात लेबोरेटरी है। मैं लेबोरेटरी इसीलिए बुलाऊंगी कि मॉडल के तौर पे हम बता सकते हैं कि क्या का काम हमने किया है। तो आप हमारे यहाँ पे आइए, आप रुकिए वहाँ पे महीना 2 महीना हमारे कार्यकर्ताओं के साथ घूमिए और फिर यहाँ पे आके उसी आधार पे आप काम शुरू करिए। तो बहुत कुछ हो सकता है, कहीं पे कुछ अच्छा है उसको लेके हम आगे कर सकते हैं। तो गुजरात में मैं वेलकम, और यही छोटी छोटी चीज़ें सरकार की स्कीम के साथ अगर इनको जोड़ सके तो भी बहुत बढ़िया हो पाएगा। थँक यू। याच सभागृहामध्ये वाहरू सोनवणे यांच्यासोबत काम करत असले गेले 20 वर्ष हजारो आदिवासींच्या सोबत काम करणारे आदरणीय धनाजी गुरु सर इथं या सभागृहामध्ये आहेत आणि आदिवासींच्या सोबत गेले 20-25 वर्ष काम करत आहेत आणि तिकडे जाऊन हे काम अत्यंत यशस्वीरित्या हजारो लोक 7-7, 8-8 दिवस तिथं अधिवेशनासाठी येतात। सभागृहामध्ये उपस्थित सर फक्त हात वर करा। यस दीदी, ये हमारे यहाँ बहुत काम करते हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया। यस आणि दीदींचं एक पुस्तक आहे आधार नसलेली माणसं, ते मराठीत आलेलं आहे आणि साधना प्रकाशनानं केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत। यस यस। नमस्ते मैडम। अजून प्रश्न कोणाचे आहेत बघा। नमस्ते मैडम, आप इतना वर्ष इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को ये पूछना है, आपको पॉलिटिक प्रेशर, धमकियाँ, इसमें आपने कैसा मार्ग निकाला? एक चीज़ थी कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना बड़ा नहीं आया क्योंकि हमारे पास वोट बैंक है, जो है ना वो हिंदी फिल्म का तुम्हारे पास क्या है तो माँ है, ऐसे हमारे पास वोट बैंक है। और इसकी वजह से वो चीज़ नहीं हुई क्योंकि उनको ज़रूरत है इस कम्युनिटी की वोट बैंक के तौर पे, और ये नई वोट बैंक है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो काम करेगा इनका वो इनकी हो जाएगी, ऐसे तो आपको काम करना है। पर धमकियाँ दूसरी, एक नॉर्थ गुजरात में गांव है वाडिया करके, और वहाँ पे सरानिया कम्युनिटी रहती है, और आज़ादी के बाद से उस गांव में छोटी उम्र में लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं, मतलब 10 से 12 साल की बच्चियों को। तो उस गांव में जब मैंने उनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पिता, काका, मामा अपनी बेटियों को इस ट्रेड में डाल रहे हैं, वो ही उनके लिए कस्टमर ढूंढ के लाते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। और मुझे मतलब ये जहन में उतरने वाली बात ही नहीं थी। मैं वो न्यूज़पेपर का कटिंग लेके उस गांव में जब गई, और बहुत दरिद्रता, हम सब मानते कि रेड लाइट एरिया में जो लोग औरतें काम करती है इजी मनी वाली, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इनको इजी मनी है इसीलिए वो ये ट्रेड में है, पर ऐसा नहीं है। हम उनकी जगह पे कभी अपना पाँव नहीं रखा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी के बारे में बोलना हो ना तो सबसे पहले उनके जूते में पाँव रख दो अपने, उसके बाद फिर सोचो कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने वहाँ पे देखा इतनी दरिद्रता, और हमने क्यों कर रहे, क्या कर रहे, कुछ भी नहीं पूछा, पर उस गांव में डेवलपमेंट का काम शुरू किया और अल्टरनेटिव रोजगारी उनको कैसे मिले उसके लिए काम किया। वहाँ पे बहुत सारे दलाल जो इन बच्चियों को बाहर बाज़ार में ले जाते थे, वो काम कर, उनको पहले थ्रेट लगा हमसे, पर उन्होंने देखा कि हम तो गांव के डेवलपमेंट के लिए, मतलब सबके घर बन रहे, सड़क की बात कर रहे हो, पीने के पानी, बिजली, ये सारी चीज़ हम वहाँ पे लाए, तो दलाल ने कभी हमारा अपोज नहीं किया। पर उस कम्युनिटी की एक रिचुअल थी कि बेटी की अगर शादी हो जाती है या फिर एंगेजमेंट हो जाती है तो वो फिर ये ट्रेड मतलब प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जाती है। 2012 में कुछ फैमिली हमारे सामने आया और उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों की हमें शादी करवानी है। आप देखो कि चुपचाप आप काम करते रहते हो, परिणाम लक्ष्य होना चाहिए, पर परिणाम के पीछे हम नहीं दौड़े तो अपने आप में एक परिणाम सामने आया। बहुत खुशी वाली बात थी, पर उसी वक्त दलाल जो थे वो हमारे आमने सामने आ गए, क्योंकि उनको लगा कि अगर बेटियां शादी कर लेगी तो फिर ये धंधा कौन करेगी,
तो फिर धमकियाँ उस वक्त सबसे ज़्यादा आई, फ़ोन पे, मिल के। और उस वक्त हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस वक्त, उनको मैंने एक लेटर लिखा था। बहुत थक गई थी, 1 महीना हो रहा था, शादी की डेट फिक्स नहीं कर पा रहे थे, सब फैमिली डर रहे थे। तभी एक लेटर उनको लिखा कि भाई अगर आप ये बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया, गुजरात मॉडल स्टेट है और आदर्श के तौर से उसको बोलते हैं, तो मैंने बोला कि मॉडल स्टेट गुजरात है तो सोने की जो थाल होती है उसमें लोहे की एक खिल्ली होती है ना, ऐसा ये वाड़िया गांव है। और हम जो कर रहे हैं वो क्या गलत है? क्यों नहीं होने दे रहे? 2 पैराग्राफ का पूरा एक लेटर लिख के उनको भेजा और उसके बाद उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दिया और उस 20 लड़कियों की शादी हमने उस गांव में फर्स्ट टाइम करवा पाए हम। अब हर साल होती है, पर आज भी उस गांव की कोई लड़की भाग के मेरे घर आ जाती है तो वो थ्रेट शुरू हो जाता है। तो वहाँ का एक रहता है, बाकी डर नहीं लगता मुझे। इसीलिए कोई कुछ भी बोले तो सामने इतनी हिम्मत है। मैं बोलती हूँ कि मैं ऊपर वाले की बेटी हूँ, तो पर जो जिसके सर पे इसका हाथ हो उसको डरने की क्या ज़रूरत है? तो कोई भी आ जाए, जैसे हम चोर डाकू फैमिलीज़ के साथ भी काम करते हैं जो हाईवे रॉबरी किया करते थे, तो सब बोलते हैं कि आपको उनसे डर नहीं लगता। तो मैं बोलती हूँ कि जो मेरे रखे वाले ये लोग हैं तो आपको मेरे से डरना चाहिए ऐसे, क्योंकि तो ये प्यार से सब चीज़ें हो जाती है। और ये होता है कि कोई भी बंदा, वो चाहे जितना भी गंदा हो, उसको हमें सपोर्ट नहीं करना है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अच्छा इंसान भी होता है। वो देखता है कि ये चीज़ें बदल रही है, तो मेरा अपोज करने वाला भी बाहर तो यही बोलेगा कि वो अच्छा कर रही है ऐसे ना, तो इतना वो नहीं आता है। पर हाँ, वाड़िया विलेज है जहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें आती है तो थ्रेट आता है, पर हम लड़ते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। मैम, अभी इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में एसआईआर का प्रोसेस कर रहा है, तो आपने कहा कि आप अभी इसके लिए 2002 या 2000 के पहले के जो कागजात है वो चाहिए, लेकिन आपने कहा कि आपने कोई फॉर्म भर के उन लोगों को मतलब वोटर कार्ड दिलवाया है। तो अभी जो एसआईआर का प्रोसेस है उससे आपके काम में क्या बदलाव आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं कि जो आपको उसको ओवरकम करना है? गुजरात में एक्चुअली ये सर की प्रोसेस में एक है कि 2002 की पहले के लिस्ट में आप होने चाहिए, या फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, आपके बैंक अकाउंट अगर है तो ये चीज़ें भी वहाँ पे उसको भी यूज़ कर सकते हो, तो आपके नाम वो वोटर आईडी का जो लिस्ट है उसमें रहेगा। तो गुजरात में हमने इतने साल काम किया है तो सबके पास, ज़्यादातर मैं मानती हूँ कि करीब 98% लोग होंगे जिनके पास ये सारे प्रूफ है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट और जनधन में हमने उनके अकाउंट जो ओपन करवाए और ये सब। तो गुजरात में मुझे बहुत सारे मसले नहीं दिख रहे कि जिनके पास और कोई प्रूफ ना हो वोटर कार्ड और राशन कार्ड के अलावा। फिर भी हमने चीफ इलेक्टरल ऑफिसर और नेशनल लेवल पे भी जो इलेक्टरल ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर, सबको भी लिख के दिया, मतलब एक आगा उनको किया है कि भाई और कोई मेथड नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स को लेके आपको सोचनी पड़ेगी। गुजरात में खैर ज़्यादा लोग नहीं मिले हैं, पर पूरे भारत में इस तरह से काम हुआ है, इन सब के पास इतने सारे प्रूफ होंगे वो तो मैं नहीं देख रही, क्योंकि हम राजस्थान में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो अभी उनका कोई जवाब नहीं आया, पर उन्होंने कहा है कि भाई फरवरी में जो सेकंड लिस्ट पब्लिश होगा उसके बाद देखते हैं कि कैसे इतने दर्ज होते हैं। तो उसके हमने सुझाव के तौर पे ये दिया है, जैसे वोटर आईडी का कास्ट सर्टिफिकेट, तो गुजरात में रिजोल्यूशन ये है कि किसी भी बंदे को जो SC ST और OBC में है उसको अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो 76 से पहले उनके फादर उस स्टेट में जन्मे हैं गुजरात में और उनका वो दाखिला स्कूल का होना चाहिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही बंदे को कास्ट सर्टिफिकेट उनके बेटे को इश्यू होगा। जब नॉमेड्स की बात आई तो हमारे तो पहली जनरेशन है जो 2006 के बाद ज़्यादातर लोग स्कूल में गए हैं, तो फादर का कास्ट सर्टिफिकेट तो कहाँ से मिलेगा। तो उसमें हमने ये करवाया कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अफसर, जैसे वोटर आईडी कार्ड के लिए अफसर खुद बूथ लेवल ऑफिसर इनकी बस्ती में गए,
जहाँ पे इन्होंने फॉर्म में लिखा था कि भाई हम फलानी जगह पे रहते हैं, वहाँ पे गए और चेक किया कि ये बंदा यहाँ पे रह रहा है, रात को यहाँ पे सो रहा है, उसी आधार पे उसको वोटर आईडी कार्ड इश्यू हुए। सेम कास्ट सर्टिफिकेट में हमने कहा उनका पहनावा, इनके सबके पहनावे अलग है, उनकी बोली अलग है, उनकी कम्युनिटी पंचायत है, तो उन सबका प्रूफ आप ले सकते हो और वहाँ पे जाके पंचनामा, मतलब खुद हम 5 पंचों को इकट्ठा करके वो पंचनामा करके उनको कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हो। यही सुझाव हमने वोटर लिस्ट के लिए भी सेंट्रल में दिया है। मैं मानती हूँ कि पॉजिटिव रिस्पांस उससे मिलेगा, वरना बड़ी तादाद में लोग हैं, कहाँ जाके उनको रखेंगे, ये भी उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। जी रामकृष्ण हरी. गेली तासभर आदरणीय मित्तल मॅडमांचं हे सगळं ऐकत असताना गेली काही वर्ष आपण वाद आहे की हिंदी या असावे, हिंदी सक्तीची असावे की नसावी. दुसरा प्रश्न ती कोणत्या इयत्तेत असावी. खरं तर हा व्यक्तिगत प्रश्न असू शकतो, पण मला असं कळलं की ज्यांना ज्यांना असं वाटतं की आपलं हिंदी खूप चांगलं आहे, गेली तासभर ऐकल्यानंतर आपल्याला कळतं की मेरे परडे में तेरी शिर्डी क्यों वरडी ह्याच्या पलीकडे आपलं हिंदी काही चांगलं नाही आहे. आणि असं असताना मी तो प्रयत्न करणार आहे. रामकृष्ण हरी मैम, मेरा सवाल यही है कि आप जिन जनजातियों के बारे में, विशेषतः गुमांतू परिवार के बारे में आपने काम किया है, महाराष्ट्र में कई सालों से ये शब्द चल रहा है कि धनगर या धनगढ़, और इसी में ये हमें पॉलिटिशियंस भी गुमराह कर रहे हैं, कमीशन भी गुमराह कर रहा है. मेरा सवाल ऐसा है कि पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक ये धनगढ़ या धनगर जाति समूह है, तो उसमें भी एक कोडिंग किया है कि संवर्ग अ संवर्ग ब. तो धनगर नाम की जो भटकी जाति है, ये आपके मायने में विचरता, उसकी जनसंख्या काफ़ी है, लेकिन अगर कोडिंग में जो परसेंटेज आया है धनगर या इसी को, वो जनजाति की संख्या के मानक से देखे तो बहुत कम है. तो ये कौन करता है, और धनगर का ये जो शब्द चल रहा है, इस पे प्लीज़ आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए. एक्चुअली कास्ट का पूरे भारत में जैसे 1200 नॉमेडिक ट्राइब्स है, एक थोड़ा अलग है, सबको शायद इंटरेस्ट ना पड़े पर थोड़ी समझने वाली बात भी है. कमीशन अगर बनता है ना सेंट्रल लेवल पे इस कम्युनिटी के लिए, तो वो बहुत यूज़फुल बन सकता है जहाँ पे कमीशन के पास पावर आती है. जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में हम देखते हैं एट्रोसिटी की भी बात है वहाँ पे कि भाई कोई इनका डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो हम एट्रोसिटी के तहत उनके सामने केस भी कर सकते हैं. नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स में ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है. आप देखेंगे कि यहाँ पे ओड कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र में है, बेलदार के नाम से जानती है, गुजरात में ओड के हिसाब से जाना जाता है, राजस्थान में भी ओड. रोटी बेटी व्यवहार इन सबके साथ होता है. सांसी को आप देखिए तो तमिलनाडु में भी सांसी का मैरिज होता है, पंजाब में भी उनकी बेटी ब्याह जाती है, पर एक नहीं है. मतलब कहीं पे एससी है, कहीं पे एसटी है, कहीं पे ओबीसी है और कहीं पे कुछ किसी में भी नहीं है. और इसका रीज़न ये है कि ये धनगढ़ इन सब में भी एक स्पेल एक ना होने के का नहीं है. उसका मेन रीज़न ये है कि हम सब मतलब नॉमेडिक और डीनोटिफाइड ट्राइब्स में एकता नहीं है, संगठन नहीं है, और ऐसा संगठन नहीं है जो नेशनल स्तर पे जाके अपनी आवाज़ रख सके. स्टेट लेवल पे भी देखे तो भी इतनी बड़ी तादाद में वो संगठन नहीं दिख रहा है. एक एग्जाम्पल के तौर से मैं बताऊं तो गुजरात में आप देखिए कि 40 अलग अलग नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स का लिस्ट था. फॉर एग्जाम्पल बावरी, तो बावरी राजस्थान से आने वाली कम्युनिटी बावरी लिखा गया था. ये सर्वे कब हुआ? 1956 में. उसके बाद कोई रिसर्च नहीं हुआ. सेम महाराष्ट्र में देखिए, सेम राजस्थान में देखिए, जहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ, और दूसरे कोई स्टेट में तो दिख ही नहीं रहा है. तो 56 में जो सर्वे किया और 56 में जो कम्युनिटी मेरे ध्यान पे आई उसके बारे में मैंने लिख दिया. अभी बावरी जो है वो आप सौराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ मारवाड़ी वाघरी उसके नाम से जाना जाता है. आप दक्षिण गुजरात में जाएंगे तो मारवाड़ा के नाम से जाना जाता है, पर लिखा गया बावरी. तो जब स्कीम की, मैं तो कास्ट मेरी मैं बारवाड़ी वागरी लिखवा सकती हूँ, तो मैंने वो लिखवाया, तो मुझे वो कास्ट सर्टिफिकेट NT-DNT मतलब गुमंतु का नहीं मिलता है, मुझे OBC में नहीं गिना जाता है. तो हमने क्या किया ये मैं बताती हूँ. क्योंकि VSSM हमारा जो संगठन है उसका नाम, और हमने बहुत संगठित तरीके से काम किया. हम एकल दोकल होके कुछ एक कोने में बैठ के काम करते हैं, पर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम संख्या भी दिखानी है.
मैं मानती हूँ कि इस लोकशाही में सर गिने जाते हैं, तो हम सर गिनाते हैं। और ये मेथड मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत में हम सब करें, नॉट ओनली नॉमेड्स के बारे में, हमें जितने भी सोशल प्रॉब्लम दिखते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी में चेंज लाने वाले लोग हैं वो पॉलिटिशियन है। अगर उनको हमें कैसे कन्विंस करना है, तो आज के दौर में उनको वोट के अलावा और कोई भाषा समझ में नहीं आती है, तो हमें ये भाषा उनके सामने समझानी है। तो जैसे मैंने ये बावरी का एग्जाम्पल दिया कि हमें उसमें और कम्युनिटी जोड़नी थी, कि बावरी जो है उसके साथ साथ मारवाड़ा देवी पूजक है, या फिर मारवाड़ा जैसे बांसफोड़ा ऐड लिस्ट में है पर वांझा वो लिस्ट में नहीं है, टोपलियावादी वो लिस्ट में नहीं है, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जबकि वो सेम ही है। और इनको कहाँ पता था कि मुझे ये लिखाना है, इसको पता ही नहीं था कि मेरी कास्ट मुझे, ये तो सरकार ने बना दिया, पर आप मुझे आके पूछिए कि भाई मुझे क्या लिखाना है। तो ये दिक्कत अफसर और पॉलिटिशियन सबको ने मिलाया था, और लोगों को तो पता नहीं था, पर हमने ये सारा करके रिसर्च के तौर पे, और फिर हमने गवर्नमेंट को लिखा कि भाई आप इसमें पेटा सरनेम, जैसे बांसफोड़ा मेन कास्ट है तो उसमें आप वांझा, टोपलियावादी, वादी, इस कम्युनिटी को भी बांसफोड़ा आप गिनोगे और उसी आधार पे उसको कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करोगे एंटी डीएनटी का। हम 6 साल लड़े उसके लिए, पर 6 साल के बाद हमने करीब 38 ऐसी कम्युनिटी को अंदर एंटर करवाया। तो ये करना पड़ेगा हमें, और ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं आएगा, इसके साथ साथ हमें नेशनल लेवल पे जो बोर्ड बना है, बोर्ड को आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कौन सी कम्युनिटी कौन से स्टेट में क्या है, वो एकत्रीकरण नहीं है। अगर एकत्र होते तो हम कमीशन बन पाते नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स का, इसीलिए वेलफेयर बोर्ड बना, जो हमें मंजूर नहीं है। वो कमीशन ही बनना चाहिए, क्योंकि कमीशन बनेगा तो पावर मिलेगा। कहीं से कोई गांव में से 100 लोगों के झोंपड़े उठाने की, या फिर पंचायत अगर तोड़ देती है तो कमीशन उसके सामने, पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट के सामने एक्शन ले सकती है, बोर्ड कुछ नहीं कर सकता है। पर ये कमीशन बने, इसके लिए पूरे भारत से एक आवाज़ उठने, हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है इन सब के बारे में। तो ये चीज़ है रिप्रेजेंट, क्या मसला है, उस मसले को लेके हम क्या। मैंने एक चीज़ और देखी सरकार में कि हम सब जाते प्रॉब्लम्स को लेके, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम जाते हैं विद सॉल्यूशन, ये करोगे तो इसका समाधान मिलेगा। शायद हमें हमारा अप्रोच भी चेंज करना पड़ेगा। तो विद सॉल्यूशन हम जाए और बार बार जाए, क्योंकि वहाँ पे किसी को हमारे लिए टाइम नहीं है। जो मैंने देखा, एक दफ़ा है कि जाके 10,000 या 1 लाख इकट्ठा होके खड़े हो जाओ तो इमीडिएटली देखेंगे कि क्या हुआ है, पर हर बार 1 लाख इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पे ये चिट्ठियाँ काम करती है, और फिर पॉलिटिकल कैसे सबको इकट्ठा करके ले जाना है, सबको समझाना है। 10 MLA 10 MP हमारे साथ रह के इनके बारे में बात करेंगे तो शायद ये सारी चीज़ें हो पाएगी। थोड़ा लंबा मैं बोल रही हूँ, पर मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें कुछ सीखने के लिए भी है, बिकॉज बहुत सारे युवा यहाँ पे है जो आगे जाके कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में आप सब आओगे, तो देखने का नज़रिया अगर हमारा चेंज होगा, हमारा अप्रोच चेंज होगा ना, तो हमारे ही भाई बहनों को हम बहुत सारी मदद कर पाएंगे। हॅलो, पर्यावरणावर बोलू दे। हाँ, हो। नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के जैसे ही दूसरे वंचित है, जिनको मैं अबोल जीव बोलती हूँ, जो पशु पक्षी, गाय के बारे में तो बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं, मैं उसकी चिंता नहीं करती, पर उसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लिए जिनका भी बहुत बड़ा रोल है। मैं हमेशा मानती हूँ कि पूरी प्रकृति तभी खुश होगी, राज़ी होगी, जब हर कोई अपने हिस्से का सुख उसको मिले। आज ये हो रहा है कि मानव बस्ती, हमारी बस्ती इतनी बढ़ रही है कि हम जो छोटे छोटे, हमारे गांव में जैसे पहले 100-150 घर थे, आज वो संख्या बढ़ के 300 की हो गई है। तो हमने कहाँ पे जाके वो ज़मीन ली, खेत अपने जो थे वो खेतों में जाके नहीं, पर खुली जो लैंड जिनको गौचर बोलते हैं या फिर वेस्टलैंड बोलते हैं, वहाँ पे जाके हमने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जहाँ पे जैसे अहमदाबाद के नज़दीक में हमने हमारी संस्था बनाई, जैसे यहाँ पे शिवम प्रतिष्ठान बना, पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते थे। हम पूरी कोशिश करते हैं उनको उनकी जगह देने के बाद, पर क्या हमने परमिशन ली कि भाई मैं तेरे घर में आऊँ, आप मुझे यहाँ पे एक घर बनाना है, आप मुझे परमिशन दोगे? हम कभी नहीं लेते उनकी परमिशन। शायद भूमि पूजन का जो मकसद है ना, वो वही है कि
कि हम इस भूमि की पूजन, मातृभूमि माता, धरती माता की पूजन नहीं करते। हम उनको बोलते कि तू बरकत देना, पर उसके साथ साथ हमें ये भी वचन देना होता है हमारी धरती माँ को कि भाई मैं जब अपनी ये तेरी जगह इतनी ले रही हूँ जहाँ से हो सकता है कि तेरे बच्चे को, वो सांप है, नेवला है या कोई पक्षी का घर है, उसको मैं हटा रहा हूँ, पर मैं एक वचन देता हूँ कि भाई मैं इसके लिए दूसरी जगह दूसरी व्यवस्था करूँगा। मैं ये मतलब समझती हूँ उसका, पर हम ये करते नहीं हैं। आज आप देखो कि पेड़ों की ये ग्लोबल वार्मिंग, ये जनवरी शुरू हो रहा है, ठंड की मात्रा अभी ही शुरू हुई, जबकि 2005 में मैं जब शुगर केन वर्कर्स के पास गई तो नवंबर में ज़बरदस्त ठंडी थी। आज दिसंबर तक हमें ठंडी दिख ही नहीं रही है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पर उसके बारे में जो एक्शन की बात आती है वो हमें कम दिख रही है। वैसे मुझे तो ये पानी, पर्यावरण, तालाबों का काम जो हमने शुरू किया वो हमारी नॉमेडिक ट्राइब्स के कारण शुरू किया, क्योंकि गांव में इनको जब बसाने की बात आती थी कि भाई इनको आप वोटर कार्ड दो, आपके गांव का राशन कार्ड दो, इनको घर बनाने के लिए आप गांव में पट्टे दो, तो गांव वालों अपोज करते थे। वो बोलते थे कि ये मेरे गांव के नहीं है, आपको कहीं पे जाके उनको डालना हो तो आप डाल सकते हो, मेरे गाँव में नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई काम एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होता है। मैं एक जगह पे चली जाऊं और मैं अपने हिसाब से छोटा मोटा काम करूं, वो हो जाएगा, पर जब मैं पूरे स्टेक होल्डर को इसके साथ नहीं जोड़ूंगी तब तक मैं जो बदलाव चाहती हूँ वो बदलाव नहीं आएगा। और स्टेक होल्डर माने कौन? तो गांव के जो सुखी संपन्न बड़े लोग, जो कास्ट में भी, मैं वो कास्ट में बहुत मानती नहीं हूँ, पर हाँ ये कि जो जिम्मेवार, जो जिनका वज़न है, वो लोग अगर इस काम में साथ में जुड़ते हैं तो मैं वंचितों की जो बात करती हूँ, मैं नॉमैड्स की बात करती हूँ, उनके बारे में ज़्यादा हम बोल पाएंगे। और सिर्फ नॉमैड्स, ये उस वक्त मन में नहीं था, मेरे मन में था कि गांव में रह रहा कोई दलित फैमिली है या कोई पिछड़ा फैमिली है जिनके पास घर नहीं है, और या फिर राशन कार्ड नहीं है, या फिर राशन कार्ड है तो राशन मिले ऐसा राशन कार्ड नहीं है, और गांव में बैठे हुए सरपंच के पास अंत्योदय राशन कार्ड है, जिसके घर में ट्रैक्टर है, जिसके मतलब सब कुछ है उसके पास, तो ऐसा कैसे चल सकता है? तो कैसे मैं वो स्टेक होल्डर के साथ बात करूं? मैं जब उनके साथ में जाके हमने टीम के तौर पे बात करना शुरू किया तो एक इमेज बन जाती है कि ये कौन? तो भाई ये घुमंतु परिवारों के साथ काम करने वाली लड़की, और कुछ नहीं। उनको मुझे जोड़ना था और वो जोड़ने का जरिया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में 2015 और 17 में नॉर्थ गुजरात में फ्लड आया। नॉर्थ गुजरात हमारे विदर्भ और लातूर जो एरिया है जहाँ पे वाटर टेबल काफ़ी डाउन चला गया, बस वैसा ही पूरा एरिया है, वहाँ पे 1000-1200 फुट तक पानी चला गया है। तो जब फ्लड का पूरा पानी चला, हम रिहेबिलिटेशन का काम उस वक्त कर रहे थे, फ्लड रिलीफ का काम, तो उस वक्त मैंने फार्मर को पूछा कि भाई पानी का कहाँ गहरा कितना चला गया, तो उन्होंने वही बताया 1200 फुट। उस वक्त मैं फार्मर की बेटी हूँ, तो तब मुझे ऐसा एक ख्याल आया कि अगर हम धरती माँ के मतलब ये धरा पे बड़े बड़े होल करके अगर ये पानी को ज़मीन में उतार देते तो हमारा पानी की जो बैंक है वो शायद 20-25 साल उसमें पानीदार हो जाती, पर ये नहीं था। और पानी भरने के लिए जो बर्तन थे, जिसको तालाब हम कहते हैं, जो जिसका बड़ा रोल था, तो तालाब कैसी कंडीशन में है। तो जब हमने देखा कि बोरवेल की टेक्नोलॉजी आई और हमने पानी ज़मीन में से ढेर सारा बाहर निकाला, पर वापस देने का किया ही नहीं। मैं जब फार्मर्स के साथ बात करती हूँ तब मैं बोलती हूँ कि मेरे घर के आगे मैं गाय को बांधूँ और फिर बिना चारा डाले हर रोज़ उसका दूध निकालने की कोशिश करूँगी, तो कितने दिन तक वो गाय मुझे दूध देगी? ऐसा ही सेम ये पानी का था। तो फिर यही बात हमने फार्मर्स के साथ शुरू की कि हमारे अगर तालाब ठीक होते तो इतना पानी इसमें ये फ्लड का भर जाता, तो हो सकता था कि हमारी 4-5 साल तक हमें हमारी पानी की बैंक जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से हमें मिलती, हम पानी लिफ्ट कर पाते। पर पानी का तालाब की ज़रूरत नहीं थी। जब लोगों के पास जाके मैंने कहा कि हम साथ में मिलके तालाबों का काम करते, और वो ज़रिया यही था कि तालाब करना है और वंचितों की बात करनी है, पर फार्मर्स तैयार नहीं थे क्योंकि उनको बोरवेल से पानी मिलता था। हम लोग बड़ी लंबा नहीं सोचते हैं, उनको लगता था कि एक स्विच करते हैं और पानी मिल जाता है, तालाब तो अब आउटडेटेड है।
कोई समझता नहीं था उसका मतलब, पर हम लोग लगे रहे, हम जल मंदिर बुलाते हैं उसको। और आज वाटर टेबल नॉर्थ गुजरात में आप देखेंगे तो पूरे भारत के 150 ड्राई एरिया जो है उसमें नॉर्थ गुजरात का नाम आता है। तो वहाँ पे तालाब को रिवाइव करने का काम शुरू किया। और तालाब सिर्फ हमारे लिए या फार्मर के लिए, या ज़मीन में पानी जाए और फार्मर लिफ्ट कर सके, उसके लिए नहीं था। तालाब जब भरे रहते थे तो ये पूरी जीव सृष्टि, माने जो पेड़ है जो बड़े हैं वो अपने आप में हो जाते हैं। आज हम जब पेड़ आज हम लगा के हमें पानी की ज़रूरत, वहाँ पे पानी की सुविधा करनी पड़ती है तो ही पेड़ होते हैं। हमें कभी सवाल होता है कि ये जंगल किसने बनाए? उन्होंने तो कोई ड्रिप इरिगेशन नहीं किया, कोई वहाँ पे पानी लेके उनको बड़ा करने के लिए नहीं गया। तो कुदरत ने पूरी रचना की थी, उस रचना को हमने डिस्टर्ब कर दिया। इसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हो रही है। तो फार्मर्स को साथ मिलके हमने तालाब को रिवाइव करने की बात की, भूख लगाई। पहले ये होता है कि भूख लगे नहीं, उसको अगर हम खाना दे दें तो उसको कोई खाने का महत्व नहीं रहता है। हमने उसको पूरा समझाया कि क्यों तालाब का महत्व है, हम उसको जल मंदिर बुलाते हैं। और फिर पार्टनरशिप में हमने तालाबों का काम शुरू किया। तालाब करते करते एक चीज़ और समझ में आई कि भाई बारिश वहाँ बहुत कम होती है। तो हम स्कूल में पढ़ते थे कि पेड़ लगाएंगे तो बारिश आएगी, तो हमने पेड़ लगाना फिर शुरू किया। गांव की गौचर लैंड और श्मशान भूमि, वहाँ पे हम एक साथ में 1000 से लेके 25,000 30,000 पेड़ एक साथ में लगाते हैं। और लोगों को पेड़ों के लिए हमने सेंसिटाइज़ किया, क्योंकि वो सेंसिटिविटी है ही नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम चल के जाते हैं, हमने एक झाड़ देखा है, ऐसे ही डाली काट के ले ली या फिर ऐसे ही तोड़ दी, ज़रूरत नहीं फिर भी तोड़ दी ऐसे। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ऐसी थी कि हमें पेड़ से अगर लकड़ी चाहिए होती थी, अगर ऋषि मुनि और उसके बाद का अगर हम पूरा हमारा काल देखें तो कोई जड़ी बूटी चाहिए थी या लकड़ी भी चाहिए होती थी या फिर फल चाहिए होता था, तो हम पेड़ के पास जाते थे, हम प्रार्थना करते थे और उसको बोलते थे कि मैं अपने लिए ये काट रहा हूँ आपके पेड़ में से लकड़ी, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत उदार दिल से आप हमें दो। ऐसे ये प्रार्थना करके हम लेते थे तो बरकत होती थी। ठीक है, आज ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। हमें जंगल पेड़ लगाया, रोड बड़ा हुआ, हमने काट दिया, पूछते भी नहीं है ये जीव है वो हम मानते ही नहीं है। तो हमने बस ऐसे छोटे छोटे जंगल, मैं मानती हूँ कि इंसानों के लिए ढेर सारी स्कीम बनती है, उनके घर भी बनते हैं, पर जो खदेड़ दिया, जो पक्का, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वो आज से 20 साल पहले वहाँ पे जंगल था या फिर खेत था, वहाँ पे बहुत सारे सांप नेवले खरगोश रहते थे, अब उनका घर कहाँ गया? तो ये जो गांव में जंगल खड़ा करके हम वहाँ पे उनका घर बना के देने की कोशिश करते हैं ताकि वो बहुत सुकून से रह सके, उसको इंसान का भय ना लगे कि वो आके मुझे तो मतलब मेरा घर तोड़ देंगे। तो हर गांव में ऐसे ग्रामवन, हम उनको वृक्ष मंदिर बुलाते हैं, तो ऐसे वृक्ष मंदिर बनाना, उसको खड़ा करना शुरू किए हैं। 20.5 लाख पेड़ हमने लगाए हैं और उसकी 4 साल तक उसको मेंटेन करते हैं। गांव में वृक्ष मंडली बनाते हैं जो इस पेड़ों का ध्यान रखती है। और आप देखो कि परंपराएं भी चेंज होती है। जैसे नॉर्थ गुजरात राजस्थान से सटा हुआ एरिया है, तो वहाँ पे राजपूत कम्युनिटी है, बहुत रिजिड, औरतें बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, पर हम जब पेड़ लगाते हैं तो वृक्ष पूजन करते हैं। मतलब एक साथ में गांव का जो मंदिर होता है वहाँ पे वृक्षों की शोभा यात्रा निकलती है, गाने वाने बजा के, बैंड बाजा के साथ, सबके हाथ में एक पेड़ होता है और हम स्मशान में जाते हैं और वहाँ पे पूजन के साथ कपल बैठते हैं पूजा करने के लिए, और वृक्ष देव बोलती हूँ मैं उसको, उनकी हम पूजा करते हैं। और एक रिचुअल, औरतें और बच्चे कभी श्मशान में नहीं आते, वो अपने आप में टूट गया। अब सब आते हैं, श्मशान में पिकनिक होती है और 4 साल तक हम ट्री केयरटेकर, हम उसको वृक्ष मित्र बुलाते हैं, वो वृक्ष मित्र इसकी देखभाल करता है। तो इस एंगल से ये भी वंचित है जिनकी मैंने बात की। तो ये नॉमेडिक और डिनोटिफाइड ट्राइब्स और पेड़ पौधे या जो जानवर है उनकी छोटी छोटी चींटियों की भी हम चिंता करते हैं। और मुझे लगता है कि जो वॉइसलेस है, जो बोल नहीं सकते, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उसकी आवाज़ बनने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैं कई बार पॉलिटिशियन या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर को बोलती हूँ कि आप बहुत स्ट्रिक्ट वे में जंगलों की पॉलिसी का इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए जंगल घट रहे हैं। आप सोचो
कभी ये जानवर भी इंसान जैसे पक जाता है, थक जाता है, तब मुंबई या फिर राजधानी होती है वहाँ पे आके अपने आवाज़ के लिए लाखों की संख्या में एकत्रित होकर बोलता है कि मुझे ये चाहिए। अगर ये जानवर बाहर निकल गए और आपकी राजधानी या फिर दिल्ली में आ गए, हम सबका रहना और जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे पहले हम संभल जाए इंसान के तौर पे और ये प्रकृति के लिए काम करें, और प्रकृति का इसीलिए भी करना पड़ेगा कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। मैं ये मानती हूँ कि मेरे दादा और परदादा ने जो दिया ना, वो हमने अब तक पिछले 100 साल में ये सारा चेंजेस हो गया है, और 100 साल में जो बदलाव लाए हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे? तो वो हमसे आपने हमारे लिए कुछ नहीं बचाया ऐसा बोले, उससे पहले हम संभल जाए। और हर एक इंसान, मैं मानती हूँ कि एक बंदे को एक पेड़ नहीं, पर जो धरा पे हमने नुकसान किया है उस हिसाब से एक बंदे को मिनिमम 150 पेड़ लगाना पड़ेगा, तो हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी पानी की बैंक हम देके जा पाएंगे। तो अभी हमारा, और ये काम के कारण नॉमेडिक और डिनोटिफाइड, क्योंकि गांव वाले समझने लगे, जो स्टेक होल्डर थे वो, तो उनके साथ साथ हमारे नॉमेड्स को बसाना भी बहुत इजी हो गया। गांव में अब कॉलोनियाँ बनती है, उनके घर बनते हैं, और वंचितों को प्राधान्यता दी जाती है। जब हमारी तालाबों के लिए मीटिंग होती है तो गांव वाले हमें इनवाइट करते हैं, तब सबसे पहले ये तक वंचितों को बिठाते हैं, जो नॉमेडिक है या दूसरे जिनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये तालाब तभी करेगी जब इनके बारे में ये होंगे और हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि हम इनके लिए कुछ करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी अलग तरीके से पर हमने किया है, और मैं यही प्रयास था कि हम सबको कैसे साथ ला पाए, तो इसी आधार पे हमने ये किया है। कबीर जी का एक बड़ा अच्छा, एक मैं बहुत मानती हूँ, वो एक उनकी चौपाई में बताना चाहूँगी। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। मतलब ये मनुष्य का अवतार, ये अमूल्य भेंट है, हमें जो जीवन मिला है ईश्वर की देन है, बार बार ये हमें नहीं मिलता है। तरुवर जहाँ ज्यों पता जरे, बू हरी न लागे डार। ये जीवन है, वो अवसर है, इसको हम अगर सत्कर्म, प्रेम, सेवा और ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को अगर समर्पित करके ये सारे कामों के लिए हम कटिबद्ध होते हैं, जो हमारी धरा हमारे ईश्वर को पसंद है, और शायद हम सबको ये जिम्मेवारी भी दी है। मैं कहती हूँ कि हम सब बोलते हैं कि मनुष्य अवतार 84 लाख योनि में हमारा भ्रमण होता है, उसके बाद बहुत पुण्य कर्म किए होते हैं तो हमें मनुष्य अवतार मिलता है। तो और उसके साथ साथ आप देखिए कि मनुष्य को कितनी बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, हमें बुद्धि दी है, हम हाथी जैसे कदावर प्राणी को कंट्रोल कर सके उस टाइप की हमें समझ दी है। वो करना नहीं करना वो दूसरी बात है, पर हम कर सकते हैं। तो ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी भी दी है कि ये जो धरा, ये जो पृथ्वी है, उसका ध्यान तुझे जाके रखना है, क्योंकि मैं तुझे, मतलब सबसे प्यार किया होगा उसने इंसान को, इसीलिए हमें बनाया। और हम करते हैं समाज का अच्छा हो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। पर मैं जब गिन रही थी, जब हम पानी पर्यावरण का काम करते थे, तभी कि ये 84 लाख योनि में से हम इंसान कितने योनि माने कितने जीवों के लिए काम करते हैं। ये होमवर्क है आपका, आप गिनिएगा। शायद चींटी, शायद थोड़े बहुत ये कुत्ते आएंगे, गाय आएगी, 10-15 आप गिनोगे तो ज़्यादा नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये 84 लाख जल स्थल में, पानी में रहने वालों के बारे में हम छोड़ दें, फिर भी स्थल में रहने वाले कितने हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व वसुदैव कुटुंबकम का हिस्सा ये जीव सृष्टि भी है। अगर हम इतने बृहद फलक पे ये सोच पाएंगे तो ही मैं मानती हूँ कि ईश्वर हमारे पर कृपा उसकी बनी रहेगी। और वो स्पॉटलाइट, मैं मानती हूँ कि जैसे काका जी के ऊपर स्पॉटलाइट है ईश्वर की, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। मैं मानती हूँ कि हमारे ऊपर है, पर हम सबके ऊपर ये स्पॉटलाइट आए ईश्वर की, हम उसके चहीते बने, हम गर्व से कह सके कि भाई मैं तेरा बंदा हूँ और थैंक यू, तूने मुझे इस धरती पे भेजा, मैं बहुत अपने हिसाब से अच्छा कर रहा हूँ। वो हम जब यहाँ से जाए तब बहुत आराम से उसको बोल पाए। मैं बोलती हूँ कि कोई मुझे पूछता है कि आपको सेटिस्फैक्शन, आप ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं यही बोलती हूँ
कि मैं ऊपर जाऊं तब मेरा चिट्ठा में बहुत, मतलब वो क्यों मुझे पूछे? चित्रगुप्त मेरा ये बोलते हैं कि वो बुक्स खोल के बैठ के हमारा हिसाब, वो क्यों खोले? उससे पहले ही मैं बोल पाऊँ कि देखो मैंने ये किया है, तूने मुझे भेजा, मैंने ये किया है। ये अगर हम बोल पाए तो मैं मानती हूँ कि हमारा जीवन जो सार्थक है। हमारे विनोबा जी बोलते थे कि हमारा तो हम करेंगे, हमारे परिवार का करेंगे, हमारे कुटुंब का करेंगे, पर स्व से ऊपर उठ के हम सर्व के बारे में जब सोचना शुरू करेंगे, और ये धरा, ये भारत भूमि वो ही सिखाती है सर्व के बारे में, तो जब हम सर्व के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो ये देश बदल जाएगा। यहाँ पे यही हम सबसे उम्मीद है, और ये शिवम प्रतिष्ठान का ये युवा शिविर का मतलब ही है कि हम स्व से ऊपर उठ के स्वयं के बारे में सोचें। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया ये सारी बात करने के लिए, तक दी, और बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सीखी हूँ जो मैं गुजरात में इम्प्लीमेंट करूँगी, तो ये तक दी, इसके लिए भी मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ आपकी।